ठीक है। हेलो। हेलो। चलिए क्लास। बस भाई बच्चों, बातें मत करना आप लोग। भाई क्लास एक बार बोल दिया, अब शोर मत करो प्लीज। पीछे लक्ष्य है बस भाई। देखो, आपको आज जो टॉपिक स्टार्ट कराएंगे ना कहीं 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ा है ना, सीरीज पैरेलल। लेकिन फिर उससे थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे और यहाँ पर मैंने आपको शायद एक रूल का नाम बताया था, क्रिचॉफ्स रूल का, है ना, जिसके ऊपर क्वेश्चन फिक्स है कि आना ही आना एग्जाम के अंदर, इस बार भी आया है। तो वो वाला टॉपिक फिर करेंगे। तो एक बार ये तो पीडीएफ हटा देता हूँ क्योंकि ये पीडीएफ तो भर गई है पूरी। अब नए पीडीएफ स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात है भाई, जितना करंट चैप्टर अब तक आपने पढ़ा, अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर सिखाया जाता है कि जो ये करंट है वो बन कैसे रहा है ना। और सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट इस तरीके से सिखाया गया आपको कि जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं किसी भी कंडक्टर के क्रॉस, हम क्या अप्लाई करते हैं बोलो, पोटेंशियल। तो वो करंट कैसे जनरेट करता है ना, करंट कैसे जनरेट करता है, ये वाली बात हमने समझी थी। तो पहले वाली बात में तो आपको यही समझाएगा कि V से E बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स आता है, फोर्स से एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी से बोलो क्या बनता है, करंट। उसके बाद मेन तौर पर बातें नहीं बच्चों, आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कोई खास मुश्किल कॉन्सेप्ट है नहीं, है ना, कि कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला याद है, हमने ये पढ़ा था। और उसकी टर्म्स में पढ़ोगे अगर, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल के टर्म्स में, सो ई बी टाउ वाई में क्या बन जाता है, एमएल बन जाता है ना। उसके बाद मैंने आप लोगों को रिलेशन करवाया था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि था तुम लोगों का I इज इक्वल टू में NEA/VD। ठीक है, इसी के बाद तुम लोगों ने प्रूफ किया था ओम्स लॉ का, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। एंड फिर तुमने टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखी थी, ऑन रेजिस्टेंस, याद है? इसमें तुम लोगों ने थ्योरी भी पढ़ी है कि अलग अलग मटेरियल्स का टेम्परेचर डिपेंडेंसी अलग अलग तरीके का है, कि अगर मेटल्स के कंडक्टर्स को देखें तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बाकी सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, घट जाता है। लेकिन इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल पार्ट भी कवर किया। ठीक है, तो काफी सारा पोर्शन हमने इसमें कवर करा है। उसके बाद मुझे एक टॉपिक और नजर आ रहा है जो हमने इससे पहले करा। हाँ ठीक है, वी और ई में फर्क ना। सो जो हमने बोला था कि वी जो होता है वो क्या होता है बोलो, ई माइनस में क्या बोलो, आई आर। इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअली में एक बैटरी जितना भी तुम्हें वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बना के देती है, कभी भी उतने का काम करके नहीं दे सकती। क्यों नहीं करके दे सकती? क्योंकि कुछ वोल्टेज ड्रॉप वो अपने अंदर खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस के दौरान ही कर लेती है। याद आ रहा है? so, जो नेट वोल्टेज हमें मिलता है किसी भी बैटरी के क्रॉस, वो कितना मिलता है बोलो, ई माइनस में क्या, आई आर। वो आई आर वो वाला वोल्टेज ड्रॉप है जो खुद उस बैटरी के अंदर ही हो गया ना, खुद का भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसमें भी करंट चलेगा। क्योंकि जब बाहर करंट चल रहा होता है तो साइकिल पूरी बनती है करंट की ना, नहीं आ रहा याद? तो जो अंदर से करंट चलता है उसको ड्रॉप कितना होता है, आई आर का। तो ये सब टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं। और मेरा ही मानना है कि यहां तक ना चैप्टर का एक एक फेज रहता है, वो खत्म हो जाता है। अब एक तरीके से चैप्टर का ना नया फेज स्टार्ट होगा, जहां पर कुछ चीजें थोड़ी सी हम अलग तरह की बातें करेंगे, इन सब चीजों से हट जाएंगे। क्योंकि अब तक सब कुछ ना ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, करंट करंट इन सब पे चल रहा था। ठीक है, चीजें तो वही रहेंगी चैप्टर की, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट फेज स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर का। तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहां तक वाला जो पार्ट हमने करा, मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आप लोगों को इस पार्ट में आई होगी। कहीं ना कहीं चैप्टर मुश्किल नहीं है। अगर आप कंपेयर करें पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर से, तो उतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट ही बहुत आसान था अगर आपने शुरू से क्लास अटेंड करी तो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला बड़ा आसान टॉपिक था, कोई ज्यादा मुश्किल था ही नहीं। रिलेशन तो बहुत ही आसान था कि आई और एनी का रिलेशन किस तरीके से बना था। मैंने आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी लगा के दो स्टेप के अंदर डेरिवेशन आपको समझा रखा है किस तरीके से काम करता है ये। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, इन दोनों को ही मिला के प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ बना हुआ है। आपको पता है उसमें ई वी टी बाय में एम एल लिखते हैं, याद आ रहा है? तो वहां से वीडी की वेलोसिटी, वीडी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं और वो वी और आई डायरेक्टली रिलेशन में आ जाते हैं। बाकी की चीज रेजिस्टेंस निकल आती है, रेजिस्टिविटी निकल आती है। तो जिन बच्चों को पता है ना कैसे करा है, तो वो इन दोनों से ही बना लेते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाला टॉपिक बहुत आसान था। आप जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है कंडक्टर्स का। और उसके लिए मैंने तुम्हें एक फॉर्मुला बताया था कि T1 टेम्परेचर पे अगर रेजिस्टेंस इतना है तो T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस इतना होगा। तो वो निकलेगा कैसे ना, तो एक फॉर्मुला था R2 बराबर में R1 प्लस में R1 अल्फा डेल्टा टी, अगर तुम लोगों को याद हो तो। और फिर V इक्वल्स टू में E माइनस आई आर। इंपॉर्टेंट क्लास थी बच्चों, V इक्वल टू E माइनस आई आर। छोटा टॉपिक था वैसे 10-15 मिनट का, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल ना। तो एक सेल का ईएमएफ जो होता है वो टोटल उसने जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया था वो होता है, लेकिन कभी भी वो उतना काम करके आपको नहीं दे सकता। काम कितने करके देगा बोलो, V जितना ना। सो V हमेशा कितना होगा बोलो, जितना E था उसमें से माइनस हो जाएगा हमेशा कितना बोलो, IR। IR क्या है बोलो, वो वोल्टेज ड्रॉप है जो सेल के अंदर ही हो गया ना। सो पूरा थोड़ा सा मैंने रिवाइज करा दिया आप लोगों को अब तक हमने क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है।
और अब जो मैं तुम्हें कराने वाला हूं उसको ढंग से सुनने की कोशिश करना। आज हम सीखेंगे बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। और कोशिश रहेगी हमारी कि हम आज किरचॉफ्स रूल को डेफिनेटली स्टार्ट कर पाए, क्योंकि इसके बाद ही किरचॉफ्स रूल स्टार्ट होता है चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। कंफर्म्ड क्वेश्चन, मतलब कि श्योर आएगा ही आएगा, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कैसे हो सकते हैं बोलो? सीरीज में हो सकते हैं, बोलो क्या हो सकते हैं? पैरेलल में हो सकते हैं ना, और मिक्स भी हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए तो ये अब मना करते हैं कि ये टॉपिक जरूरी नहीं है कराना, बीच में इन्होंने हटा भी दिया था, कह रहे बच्चों को सीधा किरचॉफ्स करा दो। लेकिन मैं थोड़ा 10th क्लास का बेसिक रिवाइज करा रहा हूँ, मैं भी जो बताऊंगा आप लोगों को सिर्फ 10th क्लास का है। तो मैंने कहा कि मेरे पास ना रेजिस्टर सीरीज में हो सकते हैं, पैरेलल में हो सकते हैं। अब ये रेजिस्टर्स क्या हैं बच्चों? मैंने बोला R1 रेजिस्टर है, R2 रेजिस्टर है, R3 रेजिस्टर है, ऐसे करके मान लो मैंने 3 रेजिस्टर किसमें लगा दिए? सीरीज में। और ये मेरे पास एक वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो दिमाग लगाओ, किसी भी वायर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा तो आपको पता है करंट तो बनेगा। करंट कहां से कहां बनेगा बताओ जरा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और करंट सीरीज में सबके पास कैसा जाएगा? सेम जाएगा। सीरीज में करंट सेम रहता है। जैसे अगर आपने कैपेसिटर वाला टॉपिक पढ़ा हो ना, तो आपको पता होगा सीरीज में सबके पास चार्ज बोलो क्या था? सेम था। लेकिन ऐसे में वोल्टेज सबकी बोलो क्या होती है? डिवाइड होता है। सीरीज में वोल्टेज होती है डिवाइड, बट करंट क्या रहता है? सेम। फोकस करिएगा इन सब चीजों पे। अच्छा, ये रेजिस्टर्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने घर के अपने 3 अप्लायंसेस सीरीज में लगा दिए, मतलब जहां पर आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस है, जहां से आपको सप्लाई आ रही है, उसके साथ में ऐसे लगा दे टीवी भी, फ्रिज भी, और बेसिकली कोई बल्ब या बेसिकली कोई भी चीज आपने लगा दी, यहाँ पर एसी लगा दिया, तो 3 चीजें आपने सीरीज में लगा रखी, 3 अप्लायंसेस सीरीज में लगा रखे, आप 3 बल्ब भी मान सकते हैं। और सबका बोलो अपना अपना क्या बोलो क्या है? रेजिस्टेंस है, अलग अलग रेजिस्टेंस है, ठीक है कि नहीं? नहीं आ रही बात समझे? हालांकि घर में कनेक्शंस कभी भी सीरीज में नहीं हो रहे, घर में कनेक्शंस किसमें हो रहे हैं बोलो? पैरेलल में हो रहे हैं ना। सो सीरीज में नहीं होते हैं, लेकिन बात सीरीज का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है। सो मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक वोल्टेज लगाया और यहाँ पर बच्चों सीरीज में मेरे पास रेजिस्टर्स हैं, और करंट कितना फ्लो कर रहा है बोलो सर्किट के थ्रू? आई। तो अगर आई फ्लो कर रहा है तो आई ही इसके थ्रू, आई ही इसके थ्रू, आई ही इसके थ्रू, बोलो है कि नहीं? ऐसे में क्या डिवाइड होता है जरा बताएंगे आप लोग? तो ऐसे में बच्चों डिवाइड होती है वोल्टेज। हम ये बोलते हैं कि जो V वोल्टेज है ना, इसके पास कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, इसके पास कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, और इसके पास कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा। ध्यान रखना, सीरीज के केस में बोलो क्या सेम रहता है? बोलो करंट सेम रहता है, और वोल्टेज क्या हो जाती है? बोलो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये मैंने तुम लोगों को कल भी सिखाया था, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो थोड़ा बहुत। कल मैं तुमसे एक एग्जांपल ले रहा था, ढंग से सुनना अच्छे से इस टॉपिक को, कि मैंने बोला था कि मेरे पास एक 10 ओम का रेजिस्टर है, एक 7 ओम का रेजिस्टर है, और एक मैंने 5 ओम का रेजिस्टर लिया था, और मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि मेरे पास 220 वोल्ट की सप्लाई है। तो अगर आप इसका नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे आर नेट, तो कितना आएगा जरा बताओगे? सो आर नेट आएगा 22 ओम, और मेरे पास नेट वोल्टेज कितनी आएगी बोलो? 220 वोल्ट। जरा बताएंगे करंट कितना आएगा? 10 एम्पियर। समझो बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज है, और ढंग से अभी से सीखोगे तो आपको किरचॉफ में दिक्कत नहीं आएगी। सो 10 एम्पियर का करंट इसके थ्रू बोलो क्या करेगा? फ्लो करेगा। और 10 का इसके थ्रू, 10 का इसके थ्रू, 10 का इसके थ्रू, लेकिन सबके थ्रू 10 का तो फ्लो करेगा। लेकिन क्या सबने जो वोल्टेज लिया उस 10 को फ्लो कराने के लिए, जो वोल्टेज अपने पास कंज्यूम कराया, क्या सेम कराया? तो हम बोलेंगे 10 एम्पियर का करंट जब फ्लो करना है 10 ओम के रेजिस्टर के थ्रू, तो यहाँ पर 100 वोल्टेज, 100 वोल्ट तो इसी ने ले लिया अपने थ्रू फ्लो कराने के लिए, क्योंकि अगर करंट को फ्लो कराने तो डेफिनेटली कुछ एनर्जी लगेगी। तो 220 वोल्ट में से 100 वोल्ट तो यही ले लेता है, यही वाला अप्लायंस ले लेता है अपने अंदर से 10 ओम को, 10 एम्पीयर करंट को फ्लो करवाने के लिए। इसे बोलते हैं वोल्टेज का ड्रॉप होना, कि यहाँ इतनी वोल्टेज तो यही खा जाएगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? दूसरी बात बच्चों, अब इसके पास कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, यही 10 फ्लो करना है 7 ओम के थ्रू भी। वैल्यू वाइज तो तुम बोल दोगे आई इंटू आर कितना होता है? वी होता है, और तुम बोल दोगे 70 वोल्ट, कितना बोल दोगे? लेकिन मुझे एक बात तो, इससे कम क्यों आ रहा है? क्योंकि आप थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करें, पहले 10 एम्पीयर का करंट फ्लो होना था 10 ओम के रेजिस्टर के थ्रू, और अब वही 10 एम्पीयर का करंट फ्लो होना है बोलो कितने? 7 ओम के रेजिस्टर के थ्रू। तो रेजिस्टेंस अगर कम है, रुकावट अगर कम है, तो 10 एम्पीयर का फ्लो कम एनर्जी से ही हो जाएगा। अरे यार ऑब्वियस सी बात है, अगर रुकावट कम हो चुकी है तो उतना फ्लो जो है कम एनर्जी से ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो 10 एम्पीयर का फ्लो 7 ओम के थ्रू तो कम वोल्टेज में ही काम बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अगली बार रुकावट और कम थी, सिर्फ 5 ओम की थी, और मुझे उतना ही करंट फ्लो कराना था, तो मुझे इस बार एनर्जी जो लगेगी और कम लगेगी, यानी कितनी लगेगी बोलो? 50 वोल्ट। कितनी लगेगी बोलो? तो जोड़ लो, 100 और 70 और 50 कितना हो जाएगा? 220। तो पूरा बंटवारा होता है। ध्यान रखना, जो भी वोल्टेज होती है वो सीरीज में पूरी की पूरी बोलो क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अमंग ऑल द रेजिस्टर्स। इज दिस फाइन? 10th क्लास में भी तो यही करा होगा, या अलग करा था कुछ? चलो अब मुझे बताना जरा, ये कब हुआ? अब बताना जरा कि इसका मतलब मैं लिख सकता हूं V बराबर बोलो कितना? V1 प्लस V2 प्लस, और मुझे जरा बताओ मैं V1 को कितना लिख सकता हूं? अगर यहां से करंट कितना जा रहा है बोलो? I। फोकस करना बच्चों, यहां से अगर करंट जा रहा है I,
तो मैं बोलूंगा बच्चों इसको IR1, बच्चों वाली चीज करा रहा हूं बिल्कुल भी ना। और मुझे बताइए अगर सर्किट की नेट वोल्टेज ये है तो सर्किट, फोकस करें, सर्किट की नेट वोल्टेज किसके बराबर होगी? सर्किट का नेट करंट तो I है, और सर्किट का नेट रेजिस्टेंस मैं क्या मान लेता हूं? R नेट। क्या मान लेता हूं? तो नेट वोल्टेज बराबर होगी नेट करंट इंटू नेट रेजिस्टेंस। I कॉमन लेके I से I कट जाएगा और R नेट बराबर आ जाएगा R1 प्लस में R2 प्लस में, तो इन द सीरीज कॉम्बिनेशन तो नेट रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2 प्लस R3 में तो जितने भी होते हैं सब जुड़ जाते हैं। नहीं आया समझ में? है ना, सिंपल है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, हाँ भाई क्लास क्या हुआ? अभी इजी सा टॉपिक है, इसको जल्दी निपटाते हैं, बढ़िया वाले पे आते हैं। ये R2 है, ये R3 है। क्या हो रहा है भाई? अब बताओ, अब यहां से कुछ करंट जाएगा, और जब करंट जब इस रास्ते में पहुंचेगा तो डेफिनेटली इट विल डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स ना। तो इस बार करंट सबके पास बोलो क्या हो जाएगा? अलग अलग। हाँ, हालांकि वो I1 I2 I3 जब दोबारा मिलेंगे, क्योंकि I ही बट के गया है, तो वापस से बोलो कितना हो जाएगा? तो नेट करंट आई रहेगा, बट वो जब पैरेलल पाथ पे आएगा तो वो यहां पर से करंट बोलो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इस अप्लायंस के भी जो दोनों एंड्स है ना, वो प्लस माइनस से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इसके भी बिल्कुल उसी से जुड़े हुए हैं और इसके भी बिल्कुल उसी से। तो सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, डिफरेंस मतलब कि एक एंड कितने पोटेंशियल पे, दूसरा कितने पोटेंशियल पे, फोकस करो भाई यहां पर, पीछे चलना। एक एंड जिस पोटेंशियल पे है और दूसरा वाला एंड जिस पोटेंशियल पे है, सबके पास जो दोनों एंड्स का पोटेंशियल है बिल्कुल क्या है बोलो? सेम है ना। इसके पास भी देखो ये प्लस और माइनस, इसके पास भी वही प्लस और वही माइनस, इसके पास भी वही प्लस और माइनस, तो सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या बोलो? सेम। जैसे इस बार करंट सेम था, पोटेंशियल बढ़ गए थे, इस बार पोटेंशियल सेम रहेगा सबके अक्रॉस और करंट बढ़ गया। अरे नहीं आया समझ में? सो हम यहां पर क्या बोलेंगे? पोटेंशियल सेम, करंट डिस्ट्रीब्यूट। चलो मुझे बताना है इस सूरत हाल में आप लोग क्या बोलोगे? इस सर्किट का नेट करंट क्या होगा? I1 जमा में, चलो क्या तुम लोगों को पता है कि V इज इक्वल टू में होता है IR, तो मैं I को क्या लिख सकता हूँ? इस सर्किट के नेट करंट को लिख सकता हूँ इस सर्किट की नेट वोल्टेज अपॉन में नेट रेजिस्टेंस। ऐसे ही इसके पास, फोकस करिएगा, इसके पास कितना करंट होगा? तो इसके पास वोल्टेज कितनी है? V। अरे वोल्टेज तो पूरी V है भाई इसके पास, तो बोलो क्या बोलोगे? V बाय में क्या? R1। इसके पास V बाय में, क्योंकि इसके पास ये वोल्टेज V है, उसके पास ये वोल्टेज V है, V से V कट जाएगा। नहीं आ रहा ना समझ में? एक सिंपल सा है यार, देखो बहुत छोटी सी चीज है। अगर मेरे रेजिस्टर्स कभी सीरीज में लगे मिले तो आपको नेट रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो हमेशा इन सीरीज वाले में जो सबसे बड़ा होगा उससे बड़ा मिलेगा। मान लो ये 1 ओम का है, 2 ओम का, 3 ओम का, तो रिजल्ट जो आएगा वो 3 ओम से भी क्या आएगा? बड़ा आएगा। जब पैरेलल में होता है, मान लो ये 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का, तो सबसे छोटा 1 ओम का है ना, हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो 1 ओम से भी छोटा आएगा, मतलब सबसे छोटे वाले से भी क्या आएगा? छोटा। तो पैरेलल्स के केस में कॉम्बिनेशंस की वजह से जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो हमेशा क्या आता है? कम होकर आता है, और सीरीज में बोलो क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अरे नहीं आया समझ में? ठीक है। सो अभी तो बस तुम्हें पहले इतनी बात पता होनी चाहिए कि जब भी सीरीज और पैरेलल का रिजल्ट आएगा, सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ते हैं, ये वाली बात तुम्हें सबको फिट होती है कि नहीं होती? पहले दिमाग में पहले मुझे इतना जवाब दो भाई। हाँ भाई अनुराग, है ना? इतनी बात तुम्हें समझ में आ जाने के बाद तुम्हें एक बात और पता होनी चाहिए कि सीरीज में सबके पास करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट होती है, और जब पैरेलल में होता है तो वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिफरेंट रहता है। ये बात मैं तुम लोगों को जब कैपेसिटर सिखा रहा था, मैं तब भी बोल रहा था बार बार कि ये काम दोबारा से करना है हमें करंट चैप्टर के अंदर, और वहां भी इसके कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे। क्लियर होता है कि नहीं होता? है ना? एक बार मुझे एनसीईआरटी बुक दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ डायरेक्टली टॉपिक दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ इस बार। अगर बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ तो मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा इसमें। पुरानी नई वाली दिखा, ये नई वाली एक नजर डाल लेते हैं कि अपना टॉपिक हमें कितना लेवल तक डिस्कस करना है। ठीक है, नहीं है वैसे, है ही नहीं, डिटेल में है ही नहीं, डिटेल क्या छोड़ो, वैसे ही नहीं है। और एक बार फिर दिखा देना, बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन देख लो, इसके टॉपिक ही नहीं दिया हुआ बच्चों ये वाला तुम्हारा ना, तो वो ये मान के चलते हैं कि तुम लोगों को 10th क्लास में इतना आ गया है। अबे नहीं नलायक, इसके बिना क्रिचॉप्स भी नहीं आएगा। अब बात ये है ना, मैं क्रिचॉप स्टार्ट कर दूं, तुम्हें बेसिक चीजें ना बताओ, फिर फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बताने हैं, फोकस करिएगा बच्चों बोर्ड पे। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, तो करके दिखाओ जल्दी से।
करना भाई, ऑप्शन भी दे दूं? हाँ भाई मतलब करना। क्वेश्चन समझ लो भाई क्या है। चलो मैं बता नहीं रहा हूँ, आप लोग खुद ही कर लो, खुद ही कर लो। क्या बताऊं, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या मैं तुम्हें बताऊं। ओए क्लास, ओए क्लास, चलो सुनो भाई। ओए पीछे लक्ष्य कहाँ बैठ गया तू, वो बच्चों को दिखेगा। तो फिर कार्तिक वाली सीट पे बैठ जा। ये तो कार्तिक को दिक्कत आएगी ना देखने में, दिख जाएगा उसको, दिक्कत तो नहीं कार्तिक कोई। ओए क्लास, ओए तुम लोगों को क्वेश्चन दिया, तुम क्या कर रहे हो? ए ऑप्शन सही, बच्चे ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। ए को लॉक कर दें। डी ऑप्शन, आर स्क्वायर बाय 1, डी ऑप्शन भाई। चले कितने बच्चे ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, हैंड रेस करो फटाफट से। ए ऑप्शन के साथ कितने बच्चे जाएंगे? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन फटाफट से, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, अबे डी ऑप्शन कहां है बाकी भाई? अबे कैसे हो तुम लोग, रिस्पॉन्स तो करो कम से कम। क्या क्वेश्चन बोला गया? देखो मैं तुम्हें बता दूं, ये मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, ये 12th का है ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ नेट रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। पहले हमने एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को बोलो किसमें लगाया, बोलो। अब पैरेलल में तुम लोग ना बहुत सारे रेजिस्टर लगा दो ऐसे करके, लेकिन सारे रेजिस्टर बोलो कैसे हैं? सारे रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं, ऐसे करके कितने लगे हुए हैं?
बच्चों ऐसे करके कितने लगे हुए हैं बोलो, n टाइम्स लगे हुए हैं, फोकस करो, n टाइम्स लगे हुए हैं। तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा इस केस में, जितना नेट रेजिस्टेंस आएगा उसका रेशियो बताना है उस केस से जब यही रेजिस्टर्स को बोलो कैसे लगाया गया, बोलो सीरीज में लगाया गया। कैसे लगाया गया बोलो, इन n रेजिस्टर्स को हमने लगा दिया सीरीज में। समझ ही नहीं आ रहा तुम लोगों को मैं कहने का चाह रहा हूं, नहीं आ रहा ना समझ में। मैंने कहा कि मैंने इन r रेजिस्टर्स को, मतलब मेरे पास कितने रेजिस्टर्स हैं बोलो n, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सबका रेजिस्टेंस एक जैसा है और सबका रेजिस्टेंस बोलो कितना है r है, उनको पैरेलल में लगाया। मतलब r रेजिस्टर वाले कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए बोलो n, फिर r रेजिस्टर वाले कितने रेजिस्टर सीरीज में लगाए बोलो n। और मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि इनका रेशियो क्या होगा, इसके नेट रेजिस्टेंस का उसके नेट रेजिस्टेंस से। क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ नहीं आया? मुझे बताओ जरा आर नेट कैसे निकलता है इस केस में। पैरेलल के केस में बोलो कितना, 1/r 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 1/r। मुझे बताओ ऐसा कितनी बार होगा, n बार होगा। अरे बातें मत करो भाई, आंसर के वक्त तो तुम्हारी आवाज नहीं आती। 1/r 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 कितनी बार आएगा, n बार आएगा। तो तुम बोलोगे 1/r कितनी बार आ गया, n बार, तो बोलो कितना आ जाएगा n/r। अरे यार मुझे एक बात बताओ, अगर ये 1/r 5 बार आता तो आप लिख सकते हैं ना 5 टाइम्स ऑफ 1/r। तो अगर 1/r मेरा n बार आ रहा तो बोलोगे, आप बोलोगे n टाइम्स ऑफ 1/r। नहीं आ रही बात समझ में? अब मुझे बताना जरा आर नेट कितना आ जाएगा, r/n, r/, तो ये तो आ गया पैरेलल केस में। किस केस में बोलो, पैरेलल। सीरीज के केस में मेरे को लगता है कि इससे आसान क्या ही होगा कि r प्लस r प्लस r प्लस कितनी बार बोलो, n टाइम्स। तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा nr, कितना हो जाएगा बोलो। अब आपको बस ध्यान रखना है ये सीरीज वाला केस है और ये पैरेलल वाला, और मैंने पहले पैरेलल वाले की बात करी है। सो रेजिस्टेंस, आर नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू द आर इन सीरीज, बोलो क्या रेशियो आएगा। पैरेलल वाले का वैल्यू है r/n और इसका वैल्यू है nr। मुश्किल है, r से r, क्योंकि देखो ना वो देखो इससे r बाय में n स्क्वायर r से r कैंसिल, आंसर आ गया 1 बाय में n स्क्वायर। बहुत कम बच्चों ने बी ऑप्शन पे बोला था और बी ऑप्शन राइट आंसर है बच्चों, ठीक है। बहुत कम बच्चों का ये आंसर ठीक आया, बाकी सबका ही गलत है। और ये 10th क्लास की चीज है बच्चों, 10th की यही है, मुश्किल नहीं है। नहीं आया समझ में, मान्या बोलोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा। ए क्लास, पहले मुझे तुम ये बताओ तुम्हें समझ में आया ये? एक बार फटाफट से मुझे अगला बताओ। देखो वैसे ना जरूरत नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो एक बढ़िया सा केस पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशन का ना। देखो ये केस हमें समझ नहीं आता कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, कुछ इस तरीके से जा रही है, कुछ इस तरीके से जा रही है ना। कई सारे क्रॉसओवर्स हो रहे हैं, तो ऐसे में उसने करंट का एक्सप्रेशन पूछा है। मुझे पता है कि करंट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आई बराबर क्या होता है बोलो, वी बाय में नेट रेजिस्टेंस। और सारा खेल कहां फंसा पड़ा है, नेट रेजिस्टेंस पे। किस पे बोलो, नेट पे। अभी जो नेट रेजिस्टेंस ऊपर लग रहा है ना, हमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड होकर बनाता हूं और आप लोगों को फिर कहानी समझ में आ जाएगी। अब फोकस करना इस बात पे। ये रास्ता देखो सबका इससे जुड़ा हुआ है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, मतलब सबका जो, मतलब इस चारों रजिस्टर्स के लिए ना पॉइंट कॉमन है, बोलो कौन सा, प्लस वाला। और इन चारों के लिए पॉइंट कॉमन है कौन सा, बोलो माइनस वाला, है ना। मैं समझाता हूँ ये स्ट्रक्चर किस तरीके से सिंप्लीफाइड होकर बनेगा। सब बच्चे बोर्ड पर देखते रहना बस। तो मान लीजिए कि मैंने इसको इस तरीके से बनाया कि यहां पर मान लीजिए कि ये प्लस है, नीचे जैसे भी है, और ऊपर मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि एक रजिस्टर ये रहा और दूसरा रजिस्टर ये रहा। सबसे ऊपर वाला रास्ता कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा। अब आप बीच वाले रास्ते को पकड़ने की कोशिश करो। लास्ट वाला भी मैं बना ही देता हूं, लास्ट वाले में बना ही देता हूं कि उसमें भी आर है और यहां पर बोलो क्या है, आर। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप लोगों को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए बीच वाले में, क्योंकि ऊपर का रास्ता और नीचे का रास्ते में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब ये जो रास्ता है ना, इस पॉइंट को समझिएगा, ये वाला भी उसी पॉइंट से और ये वाला भी उसी पॉइंट से। तो चाहूं तो मैं इन दोनों रजिस्टर्स को एक ही पॉइंट से निकाल सकता हूं। बोलो क्लियर है कि नहीं। और मैंने बोला कि ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों जो निकल रहे हैं वो अलग अलग रास्तों पे निकल रहे हैं, मतलब कि इस तरीके से कुछ, इस तरीके से कुछ, फोकस करो। और उसके बाद ये दोनों एक ही पॉइंट को मीट करते हैं, एक ही पॉइंट को, मतलब एक ही पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं। यहां से ये दोनों ने अलग रास्ता पकड़ा, फोकस करिएगा। इस जगह से दोनों ने रास्ता कैसा पकड़ा, बोलो अलग अलग, लेकिन वापस जाके फिर दोबारा किसमें मिल गए, बोलो एक पॉइंट पे। तो मैंने बोला यहीं से इन्होंने रास्ता अलग अलग पकड़ा, लेकिन वापस से बोलो किस रास्ते मिल गए, एक पॉइंट पे। फिर दोबारा से उस पॉइंट से दो रास्ते निकले और वापस जाके वो फिर दोबारा किसमें मिल गए, बोलो एक पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से फिर दो रास्ते निकलेंगे और एक रजिस्टर ये आएगा और एक रजिस्टर ये आएगा, एंड देन फिर अगेन जाके ये बिल्कुल कॉमन पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे, बिकॉज इनका रास्ता और उन दोनों का रास्ता बिल्कुल एक ही पॉइंट पे जाके मिलता है। अब आप मुझे बताओ, समझ ही नहीं आया? पहली बात तो नहीं आया ना समझ में, नहीं आया समझ में। दोबारा सुनो, ऊपर के दो आर इस तरीके से हो गए, बात ही नहीं भाई। नीचे के दो आर इस तरीके से हो गए, लेकिन ये दोनों के दोनों अगर ध्यान से देखो तो बस वो बनाने में ऐसे मुश्किल कर दिए, अदरवाइज इन दोनों का पीछे भी कॉमन पॉइंट है और आगे भी कॉमन पॉइंट है।
है ना, तो बीच में ही तो दोनों अलग अलग रास्तों पे हैं, तो ऐसे तो होगा बीच में तो अलग रास्ते पे, इधर भी कॉमन पॉइंट है इधर भी कॉमन पॉइंट है, सेम बाद में इनका भी पीछे भी कॉमन पॉइंट सेम है और आगे भी कॉमन पॉइंट क्या है बोलो सेम है। देखिए पैरेलल्स में यही होता है, पैरेलल्स में यही होता है, पैरेलल के इसमें क्या होता है कि सबका कॉमन पॉइंट बोलो क्या होता है, इन सबका कॉमन पॉइंट देखो पीछे भी सेम और आगे भी बोलो क्या है सेम, तो पैरेलल्स होते हैं, क्या होते हैं बोलो पैरेलल, जिनके कॉमन पॉइंट पीछे के और आगे के बोलो क्या होते हैं सेम होते हैं, उन सबको आप किस में कंसीडर कर सकते हैं बोलो पैरेलल में कंसीडर कर सकते हैं, बस यही इससे बेस्ट तरीका होता है। देखिए इन सभी रेजिस्टर्स का पीछे का कॉमन पॉइंट और आगे का कॉमन पॉइंट, मतलब आगे का पॉइंट और पीछे का पॉइंट जहां से जुड़े हुए वो पूरा क्या है कॉमन है ना, इनके नहीं है। देखो इसका पीछे वाला जुड़ता है यहाँ पर, इसका पीछे वाला यहाँ तो नहीं जुड़ रहा, इससे पहले यहाँ पर पॉइंट आ जा रहा है, मतलब बीच में कोई और रेजिस्टर भी आ जा रहा है। समझिए इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ डिफरेंस देखिए आप लोगों को, सब रेजिस्टर्स का जो पीछे वाला पॉइंट है वो कॉमन है, आगे वाला पॉइंट भी बोलो क्या कॉमन है, सबके लिए एक जैसा रास्ता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से आप लोग इस पॉइंट को समझते हैं तो दिखता है कि इनका पीछे भी कॉमन पॉइंट है, मतलब कॉमन रास्ते पे है, ये वाला भी कॉमन पे है, तो ये दोनों पैरेलल है, आगे भी दोनों के लिए बोलो क्या है पैरेलल है। अब मेरे को लगता है कि इसको सिंप्लीफाई करना किसी भी बच्चे के लिए मुश्किल कहानी नहीं है, बताओ कैसे सॉल्व करोगे। ऊपर वाले दोनों सीरीज में, चलो ऊपर वाले दोनों सीरीज का बोलो कितना आ जाएगा 2r, अरे नहीं आ रहा समझ में, नीचे वाले का बोलो कितना आ जाएगा, फिर आपको पता है मैं इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करता हूं और इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करता हूं और जो आता है उसको बोलो क्या करता हूं सीरीज में, तो 2r और r का पैरेलल में कितना आएगा यार, इतना दिमाग लगा लो तुम लोग, 1/r प्लस 1/r 2/r यानी r/2, मतलब इन दोनों का मिला के बोलो कितना बन रहा है, और इन दोनों का मिला के भी, अरे समझ नहीं आ रहा। अब मुझे बताओ r/2 सीरीज में कितना हो जाएगा, r कितना हो जाएगा, तो मेरा बताओ कितना इंटरेस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर, तो मैं बोलूंगा भैया ऊपर की तरफ तो है 2r, बीच में बोलो कितना है r, इधर बोलो कितना है 2r। अब ये तीनों बोलो किसमें हो गई हैं पैरेलल में, और तीन चीजें अगर पैरेलल में है तो बोलो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, सो 1 में r नेट आएगा 1 में 2r प्लस 1/r प्लस 1/2r, कैसे करोगे भाई 2r r और r, चाहो नहीं यार समझ पीछे रही और चीज है, तो मुझे बता दो 1/2r प्लस 1/r प्लस 1/2r एलसीएम ले लो, बोलो कितना 2r ले लो एलसीएम, कितना ले लो बोलो, अच्छा कुछ और तो मैंने 2r कैसे ले लिया, अरे कोई दिक्कत नहीं यार तुम 1/r कॉमन ले लो पहले 1/r, अब बचेगा 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 1/r है और देखोगे तो यार 1/2 यार इतना सिंपल है, 1/2 1 हो गया और 1 और जुड़ गया 2 हो गया, तो बेसिकली कितना हो गया 2/r, और नेट रेजिस्टेंस पता कितना आ गया r/2, और अगर नेट रेजिस्टेंस r/2 है तो करंट कितना आएगा, करंट होएगा जितना वोल्टेज था अपन में नेट रेजिस्टेंस, तो नेट रेजिस्टेंस कितना बोलो r/2, तो r नीचे जाएगा 2 ऊपर आएगा, तो बोलो कितना आएगा 2v में r, नहीं आया ना समझ में। देखिए ये तब थे क्वेश्चंस जब ये टॉपिक बकायदा प्रॉपर डाला हुआ था सिलेबस के अंदर, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, हम यहाँ पर रुकते नहीं थे, हम इसके कम से कम 8-10 क्वेश्चन बनाते थे और तब जाके हमें थोड़ा सा पता लगता था कि कब चीजें सीरीज में कब चीजें पैरेलल में, वो चीजें हमें धीरे धीरे समझ में आने लग जाती थी। बट इन्होंने वो टॉपिक ही हटा दिया और सिर्फ एक मेन टॉपिक डाल दिया, बोलो क्या क्रिचॉफ्स, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 10 तक ही सीमित रखा कि 10 तक के बच्चे भी ये चीज कर सकते हैं, हालांकि उनकी गलतफहमी है थोड़ी सी, है ना। तो आप लोगों को क्या डाला, क्रिचॉफ्स डाला, क्या डाला क्रिचॉफ्स, तो क्रिचॉफ्स एक बार हम करेंगे, क्रिचॉफ्स दमदार चीज है, क्रिचॉफ्स में मतलब इससे बहुत भयंकर सर्किट्स आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, बट हमारे पास एक टेक्निक है, उस टेक्निक के जरिए ना क्रिचॉफ्स के सारे सर्किट सॉल्व हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्रिचॉफ्स ना, शुरू करेंगे क्रिचॉफ्स। सो क्या होता है क्रिचॉफ्स में बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन पहले आप मुझे बताओ क्या तुम लोगों को सीरीज और पैरेलल में कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बेसिक पार्ट सबका क्लियर हो गया, सीरीज उसका पैरेलल का बस बेसिक पार्ट आना चाहिए। चलो अब आ जाओ, अब इस चैप्टर की सबसे जरूरी चीज स्टार्ट हो रही है भाई, क्रिचॉफ्स लॉ बोल दो या क्रिचॉफ्स रूल बोल दो, क्रिचॉफ्स, स्विच ऑफ नहीं है क्रिचॉफ्स है। अब क्रिचॉफ्स में दो रूल हैं, क्रिचॉफ्स फर्स्ट रूल एंड दिस इज क्रिचॉफ्स सेकंड रूल, इसको इन शॉर्ट बुलाते हैं जंक्शन रूल और इसको बुलाते हैं लूप रूल। भाई मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस चैप्टर, ये चैप्टर की वेटेज अराउंड 9 मार्क्स की है ना, और 9 मार्क्स के अंदर मैं आपको एक बात श्योर कर देता हूं कि क्रिचॉफ्स का क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि चैप्टर में गिने चुने 7 से 8 ही टॉपिक हैं
ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं रहा है। पहले इस चैप्टर के अंदर मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, वो बड़े घातक टॉपिक्स थे, और मैंने बोला ना कॉम्बिनेशन भी अच्छा टॉपिक होता है, इसमें कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन जाते, लेकिन इन्होंने वो सब हटा ही दिया। कोरोना के बाद इन्होंने सिलेबस बहुत आसान करा है, इन्होंने बहुत मुश्किल वाली चीजें हटा दी। चैप्टर में पोटेंशियोमीटर बड़ा जेन्युइन टॉपिक था, वहां से इतना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन निकलता था, इन्होंने वो डिडक्ट कर दिया। आप लोग उसमें करेंगे, प्रैक्टिकल उसमें करेंगे सिलेबस में, लेकिन अब इन्होंने कटवा दिया वहां से, थ्योरी से कटवा दिया। हालांकि हम थ्योरी में पढ़ाते थे पहले बच्चों को, लेकिन थोड़ा मुश्किल था, तो आसान ही कर दिया इन्होंने, बिल्कुल सारी कहानी आसान कर दी। तो उस आसान को तो ढंग से कर लो। और क्रिचॉप्स अगर आपने शुरुआत बेसिक ढंग से नहीं समझे, हो सकता है आधे घंटे से बेसिक ही चलेंगे क्रिचॉप्स के, तो अगर वो बेसिक ढंग से नहीं समझे ना, तो प्रॉब्लम इतना आएगा, फिर तुम्हें क्रिचॉप्स नहीं समझ में आएगा। और अगली 2 क्लास क्या चलने वाला है, क्रिचॉप्स। मतलब अगर अगले लगभग लगातार 3 घंटे मान लिया, 1.5 घंटे 2 क्लासेस, तो हम सिर्फ 3 घंटे तक न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करेंगे, किसके बोलो, क्रिचॉप्स के। बहुत सारे क्रिचॉप्स के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, तब जाके आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कैसे काम करता है। बड़ा जबरदस्त रूल है, ठीक है, तो समझे इसको। अब क्रिचॉप्स के 2 रूल है बच्चों, एक पहला रूल जिसको हम बुलाते हैं जंक्शन रूल, और दूसरा रूल हमारा बोलो क्या, लूप रूल। हम पहले पहले रूल को समझने की चलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिचॉप्स फर्स्ट रूल, जिसको मैं बोलूंगा जंक्शन रूल। चलिए जंक्शन रूल में समझाता हूं कि क्या होता है। ओके गाइस, फोकस करिएगा। देखिए जंक्शन रूल क्या कहता है। जंक्शन रूल का ये कहना है कि मान लीजिए एक पॉइंट है, उसमें यहां से कुछ करंट आया, यहां से कुछ करंट आया, यहां से कुछ करंट आया, कहीं से भी आया, और फिर किसी 2 जगहों से करंट ऐसे जा रहा है ना, 2 जगहों से करंट ऐसे जा रहा है, 3 जगहों से करंट आया, यानी I1, I2, I3, और ये है I4, और ये बोलो क्या है, I5, है ना। तो ऐसा कुछ इसका कहना है। तो इसका कहना ये है कि जितना करंट किसी पॉइंट पे आएगा, उतना ही करंट उस पॉइंट से एग्जैक्टली जाएगा। मतलब आने वाला करंट का सम और जाने वाले करंट का सम बिल्कुल क्या होगा, सेम। ये करंट बेसिकली क्या है बच्चों, फ्लो ऑफ चार्ज ही तो है। फ्लो ऑफ, मान लो कि यहाँ पर 5 एम्पेयर करंट है, तो कितने चार्जेस आ रहे हैं, 5 कूलम चार्जेस आ रहे हैं एक सेकंड में। यहाँ पर 10 एम्पेयर का है और यहाँ पर 6 एम्पेयर का है, तो जितना भी है, जितने कूलम आएंगे उतने ही तो कूलम बोलो क्या होंगे, जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी पॉइंट पे ना 3 नहरों से पानी आया और 2 नहरों से पानी जा रहा है, तो हम यही तो कहेंगे ना, जितना आ रहा है उतना ही बोलो क्या हो रहा है, जा रहा है, बीच में कहां रुकेगा पानी ना। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जंक्शन रूल क्या कहता है। अच्छा पहले जंक्शन क्या होता है। जंक्शन किसी भी ऐसे पॉइंट को कहते हैं जहां से 2 से ज्यादा रास्ते निकल रहे हैं, 2 से, अभी ट्रेन वाले जंक्शन आपने सुने होंगे ना, तो 2 से ज्यादा रास्ते अगर निकल रहे तो बोलो हम उसको क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। किसी चौराहे को भी आप जंक्शन बोल सकते हो, तिराहे को भी आप बोलो क्या बोल सकते हो, जंक्शन बोल सकते हो। इस पाथ को बोलो जंक्शन, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलेंगे जंक्शन। इस पाथ को जंक्शन बोलोगे नहीं बोलोगे, बोलेंगे। क्या इस बात को जंक्शन बोलेंगे, ये जंक्शन नहीं है बच्चों, ये रास्ता एक ही है, यूं करके मुड़ रहा है, तो ये जंक्शन नहीं है बच्चों। जंक्शन तब बनेगा जब ये रास्ता ऐसा हो जाए ना, तो 3 रास्ते हो जाएंगे, 1 2 3, तो ये जंक्शन हो जाएगा बच्चों। समझने की कोशिश करें बच्चों, फोकस करिएगा मेरी बात पे। तो कहता है कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा, यानी सिंपल रूल याद करिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर होगा बोलो, I4 प्लस I5। अच्छा एक और बात मैं आपको बताता हूं, इधर भाई बातें नहीं, इसी चीज को मैं और किस तरीके से लिख सकता हूं। एक और तरीका मेरे पास जो इसको लिखने का है वो क्या है, कि मैं इसको लिख सकता हूं I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस बराबर सम कितना आएगा, 0। इसका कहने का मतलब ये है कि हम ये भी ट्रीट कर सकते हैं साइन कन्वेंशन के तौर पे, कि जो करंट आ रहे हैं मैं उनको प्लस में ले लूं, और जो करंट जा रहे हैं उनको बोलो माइनस में ले लूं, और नेट सम बोलो कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि आया हुआ माइनस गया हुआ बेसिकली बराबर होगा, तो इसलिए वो नेट कितना दे देगा आंसर हमें, 0। इसलिए इन्होंने यहाँ पर एक और तरीके से लिखा इस रूल को, और यहाँ पर लिखा समेशन ऑफ आई बराबर कितना बोलो, 0। कि एट जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे जब मैं सारे करंट्स का सम करूंगा तो बोलो नेट शेल कितना मिलेगा, 0। बट इस सम करने के पीछे उसने एक कंडीशन डाली कि जो आएंगे उसको प्लस में लीजिए, जो जाएंगे उसको माइनस में। और चाहे तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, आए हुए को माइनस में ले लो, जाए हुए को प्लस में, लेकिन साइन कन्वेंशन ये कहता है कि दोनों के लिए एक जैसा साइन यूज नहीं हो सकता। समझ नहीं आया भाई, है ना, कुछ भी नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ, ये बहुत सिंपल रूल है, पहले रूल में कोई दम नहीं है भाई, तो मुझे तुम इसका आंसर बताओ जल्दी से। कि मान लो कि मैंने तुम लोगों को बोला यहां से 4 एम्पियर करंट आया, और यहां से 5 एम्पियर करंट आया, और यहां से 2 एम्पियर करंट आया, और ये बेसिकली 3 एम्पियर है। मुझे फटाफट से बताओ इस आई की वैल्यू कितनी होगी, 8। सिंपल देखो, 4 और 2 6, और 5 कितना बोलो, 11। 11 में से 3 इधर गया तो बचा कितना बोलो, 8। तो आंसर कितना आएगा बोलो, 8 एम्पियर। 8 एम्पियर वहां से जाएगा, नहीं है बस में। और करोगे कैसे बोलो, अरे क्लास मैंने बोला यहाँ पर फाइंड आई, तो मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा बच्चों, 2 जमा में 4 जमा में 5 बराबर होगा 3 जमा में आई। आया हुआ करंट और गया हुआ करंट बिल्कुल क्या होगा, बराबर। तो ये 11 बराबर में 3 जमा में आई, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 8। तो 8 एम्पियर करंट इस रास्ते से फ्लो होगा। समझ में आया कि नहीं आया, चलो एक बार ये वाला करना, ये वाला करना।
बताना। सिंपल है यार, इसमें कुछ भी नहीं है, इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई बोले कि भैया ऊपर से 8 आया 6 आया, तो 8 और 6 आया तो डेफिनेटली जाने वाले रास्ते पे कितना जाएगा, 14 एम्पियर जाएगा ना। 14 एम्पियर आया तो 2 एम्पियर यहाँ चला गया, तो बचाओ 12 एम्पियर यहाँ से जाएगा ना। या आप सीधा बोल दो कि इस पूरे सर्किट में आने वाले करंट की डायरेक्शन देखो कितनी, बोलो तो 8 और 6 आने वाले हैं, और जाने वाले बोलो कितने, 2 और आई। पूरे नेट में आने वाले कितने, जाने वाले कितने, बराबर होने चाहिए ना। सो आने वाले 8 और 6 हैं, और जाने वाले 2 और आई हैं, तो बेसिकली 14 बराबर में 2 जमा में आई, और आई का वैल्यू आ जाएगा 12 एम्पियर। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खास प्रॉब्लम आ रही होगी यार, ज्यादा टाइम तो नहीं लगाऊं इस वाले रूल पे, है ना, क्योंकि पहला रूल बहुत सिंपल है और इस पे से क्वेश्चन बहुत रेयर आता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, मुझे पता है इसको कोई भी निपटा देगा ना। तो सीबीएसई को ये बात पता है कि इसके तो क्वेश्चन बच्चे कर ही देंगे, तो किसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन देते हैं, लूप रूल में। बट ऐसा नहीं कि इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अच्छा, इस क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन बता दो क्या पूछा गया आपसे 1 मार्क के अंदर, एमसीक्यू के अंदर डाल के पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द किरचॉफ्स फर्स्ट रूल ना, किस कौन सा इंडिकेट करता है। वहां पर कुछ ऐसे दिया हुआ था, समेशन ऑफ आई 0 होता है, समेशन ऑफ वी 0 होता है, समेशन ऑफ कैपिटल आर 0 होता है, मतलब रेजिस्टेंस का सम 0 होता है, वोल्टेज का सम 0 होता है, करंट का सम 0 होता है। किसका सम 0 होता है, आप बोलेंगे करंट का सम 0 होता है, किसका बोलो, सारे करंट का सम 0 होता है। ऐसे करके 1 मार्क पूछा गया। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, एक और बड़ी जरूरी चीज जो इस लॉ से पूछी गई है, वो ये पूछी गई कि ये किस लॉ पे या किस सिद्धांत पे बेस्ड है। भैया आप जरा बताइए किस सिद्धांत पे बेस्ड चल रही है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कि चार्ज कंजर्व रहता है, खर्च नहीं होता। अगर 14 भेजा है ना वहां से, तो यहां से नेट भी कितना निकलेगा, बोलो 14 ही निकलेगा। अगर यहां से कुल मिला के 11 भेजा तो नेट शेल निकलेगा भी, बोलो कितना, 11 ही निकलेगा। इसका मतलब चार्ज बोलो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। क्या रहता है बोलो। सो बड़े इंपॉर्टेंट लाइन लिखूंगा मैं यहाँ पर, इस लाइन के बड़े महत्व है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। मैं हर बार बोलता हूँ बच्चों को, लेकिन जब मैं टेस्ट में देता हूँ ना तो बच्चे नहीं मेंशन कर पाते। सो मैंने बोला यहाँ पर, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, समझ में कुछ आ भी रहा है, नहीं आ रहा, ओके। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, दैट इज जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल में मुझे लगता नहीं कोई खास ऐसी प्रॉब्लम होगी कि मुझे इसको बहुत ज्यादा एलैबोरेट करना है। सेकंड वाले पे आऊं, क्योंकि सेकंड है असली, है ना, असली दम सेकंड में है। आ जाओ बच्चों प्लीज। सेकंड रूल, ये कौन सा रूल है बोलो, लूप रूल। चलिए लूप रूल को समझने से पहले अब मुझे कुछ बेसिक्स पार्ट पे आना पड़ेगा भाई। क्लास इधर बातें नहीं हुई प्लीज। लूप रूल समझने के लिए मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझने की कोशिश करता हूं। मेरे पास सर्किट्स में मुझे 3 बातों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। एक, मुझे पता होना चाहिए जंक्शन किसे कहते हैं। दूसरा, मुझे पता होना चाहिए कि ब्रांच किसे कहते हैं। और तीसरा, मुझे पता होना चाहिए कि लूप किसे कहते हैं। एक सर्किट में, किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर आप लोगों को इन 3 टर्म्स की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए भाई। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे, जरा फटाफट से देखते चलिएगा। ए क्लास इधर, यहाँ 20 ओम है, यहाँ 10 ओम है। ए फिर देखो, अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये किरचॉफ्स किस काम, ये काम क्या करता है। सो किरचॉफ्स रूल इज यूज्ड टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट। सो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं ना, उनके अंदर आप वाला फैशन नहीं लगा सकते कि ये सीरीज में है पैरेलल में, जैसे भी आप बात कर रहे हैं ना कि सीरीज में है पैरेलल में। तो आपको ना अगर किरचॉफ्स के बारे में पता लग जाए तो फिर आपको सीरीज पैरेलल देखना ही नहीं है, आपके पास एक टेक्निक मिल जाएगी आप लोगों को, और उसके जरिए किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स सर्किट बोलो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक रूल बनाया गया जिसके जरिए जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उनको हम बड़ा इजीली डील कर सकते हैं। बहुत मुश्किल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को किरचॉफ्स के जरिए ही सॉल्व किया जाता है। तो व्हाट इज किरचॉफ्स रूल, तो हम बोलेंगे इट इज, दिस इज अ रूल व्हिच इज यूज्ड टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ना। और ये रूल क्या है, तो मैंने पहला रूल आपको पढ़ाया जंक्शन रूल, और दूसरा रूल मैं आपको पढ़ाना लूप रूल। लेकिन लूप रूल पढ़ाने से पहले मैं आपको जंक्शन, ब्रांच और लूप के बारे में कुछ बताऊंगा। अभी सर्किट आपको दिख रहा है, अभी सर्किट आपको नॉर्मल नहीं लग रहा होगा, जनरली आप ऐसे सर्किट्स नहीं देखते। क्यों, क्योंकि दो बैटरीज लगी हुई है ना, कुछ रेजिस्टर्स लगे हुए, फिर ऊपर लगे हुए, फिर बीच में लगे हुए, समझ नहीं आ रहा कि किसको सीरीज माने किसको पैरेलल माने। क्योंकि अगर एक बैटरी लगी होती तो मैं समझ भी जाता कि वो दोनों सीरीज में है, वो दोनों सीरीज में है, फिर वो वाला जो आएगा इसका पैरेलल में है, फिर जो भी नेट आएगा उसके साथ बोलो क्या है, सीरीज में। लेकिन एक और बैटरी बीच में है, इससे बड़ा प्रॉब्लम है, वो ऊपर भी बैटरी लगा सकता है, बीच में जितनी मर्जी बैटरी लगा दे, जितनी मर्जी रजिस्टर लगा दे, जितनी मर्जी ब्रांच बना दे, बन सकती है। और उसको हम सॉल्व करेंगे बोलो किसके जरिए, किरचॉफ्स के जरिए। तो आपको किरचॉफ्स के बेसिक्स बड़े अच्छे रखने हैं। हो सकता है आज हमने न्यूमेरिकल्स ना बना पाए, शायद हम पहुंच ही ना पाए न्यूमेरिकल तक, या हो सकता है हद से ज्यादा एक ही न्यूमेरिकल करें, और एक न्यूमेरिकल से ज्यादा बात बनेगी नहीं। जब तक 4-5 न्यूमेरिकल्स हम बनाएंगे नहीं ना, तब तक हमें किरचॉफ्स को पकड़ नहीं आएगी।
ठीक है। सो इसे ढंग से बेसिक्स को समझना, क्योंकि न्यूमेरिकल अगली ही क्लास में होने वाले। सो गाइस इधर फोकस करिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास ये पॉइंट्स मैंने नाम दे दिए ए बी सी डी ई और एफ। इस सर्किट के मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब फोकस करिएगा। जंक्शन किसी भी ऐसे पॉइंट को बोलते हैं सर्किट में जहां से दो से ज्यादा रास्ते निकल रहे हैं, दो से ज्यादा रास्ते निकल रहे हैं, उस पॉइंट को बोलो क्या बोलते हैं, जंक्शन। सो मैं बोल सकता हूं द पॉइंट इन सर्किट फ्रॉम विच मोर देन बस 2 पास जनरेटेड। तो मुझे एक बार सब बच्चे बताने की कोशिश करें इसमें जंक्शंस कहां पर है। जंक्शंस बोलो भाई फटाफट से। क्या इसमें सी जंक्शन है, डी जंक्शन है, बी जंक्शन है, बी जंक्शन है, क्योंकि एक से दो से ज्यादा रास्ते निकल रहे हैं यहां से। वो भी जंक्शन है, ई ये जंक्शन है सर। ए जंक्शन है क्या, एफ जंक्शन है क्या, नहीं सर, क्योंकि तो रास्ता एक ही है भाई। जंक्शन वहां होगा यहाँ पर दो से ज्यादा रास्ते निकल रहे होंगे। तो इस वाले के अंदर जो जंक्शंस हैं बोलो एग्जांपल लिख दो। यहाँ पर कौन कौन जंक्शन है बोलो, बी जंक्शन है और ई जंक्शन है, आर जंक्शंस। कोई दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा। अब ब्रांच क्या होता है वो सुनो। ब्रांच किसे कहते हैं, ब्रांच कहते हैं बच्चों एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक के जितने भी रास्ते हैं वो सब ब्रांच है। दोबारा सुन लो, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक के जितने भी रास्ते हैं वो सब बोलो क्या है, ब्रांच है। तो बोलते हैं इट इज द पाथ फ्रॉम वन जंक्शन टू अनदर जंक्शन। एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक के जितने भी रास्ते होते हैं वो सब बोलो क्या कहे जाते हैं, ब्रांच। अब देखो मैंने बोला अरे रुक जाओ मेरे को बताने दो भाई। वन जंक्शन टू अनदर जंक्शन, मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली, वन जंक्शन टू अनदर जंक्शन। अभी मैं आगे बोलूंगा वन जंक्शन टू द सेम जंक्शन, वो अलग चीज हो जाएगी। लेकिन वन जंक्शन टू अनदर जंक्शन। अब बी एक जंक्शन है और ई एक जंक्शन है। मुझे बताओ बी से ई तक आप किन किन रास्तों से पहुंच सकते हो। बी सी डी ई ये एक ब्रांच है, और बी ई ये वाली एक ब्रांच है, और बी ए एफ ई ये एक ब्रांच है। और जरूरी नहीं आप बी सी डी ई बोले, आप ई डी सी बी भी बोल सकते हो, वो भी ब्रांच सेम ही है, रास्ता तो वही है ना भाई। अरे नहीं आ रहा बात समझने की कोशिश करें। ब्रांच किन्हें कहते हैं, तो ब्रांच हमेशा क्या होती है भाई, मैं एग्जांपल्स के तौर पे लिख सकता हूं। यहाँ पर ब्रांच बोलो कौन कौन है, बी सी डी ई, और बोलो क्या है, बोलो बी ई, अरे और बोलो क्या बोल सकते हैं, सॉरी बी ए एफ ई। अरे यार समझ नहीं आ रहा। सो दीज आर द ब्रांचेस ना, इनको बोलते हैं ब्रांच। कोई दिक्कत है यहां तक। अब बोलते हैं लूप। अच्छा लूप से आपको समझ में नहीं आ रहा, लूप तो कुछ ऐसा होता है जो क्लोज हो जाए। तो कहते हैं कि जब कभी भी कोई एक ऐसा रास्ता क्रिएट किया जाए जो कि सेम जंक्शन से वापस उसी जंक्शन पे घूम के आ रहा हो, उसको बोलो क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो, सो बोलेंगे इट इज द पाथ। अरे इनका इस्तेमाल बताऊंगा, चिंता मत करिए। फिर वही बातें, इट इज द पाथ फ्रॉम वन जंक्शन टू द सेम जंक्शन। चलो बताना भाई, कोई एक लूप बताना मुझे। तो आप लोग बोलोगे बी सी डी ई बी, है ना। ये बोले ऐसे जाएंगे, शुरू का और लास्ट का पॉइंट बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, बी सी डी ई बी। और बोलो क्या बन सकता है, बी ए एफ ई बी, ये भी बोलो क्या बनेगा, लूप ही बनेगा। अरे नहीं आ रही बात समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा बी ए एफ ई बी बोलू या बी ई एफ ए बी बोलू, लूप वही है बच्चों। ये वाले रास्ते पे ऐसे आऊं, ये वाले रास्ते पे ऐसे आऊं, लूप तो वही बार बनेगा ना। तो मुझे दो लूप नजर आ रहे हैं, कितने नजर आ रहे हैं बोलो, दो लूप। एक नीचे वाला लूप बन रहा है पूरा, और एक ऊपर वाला लूप बन रहा है। हालांकि लूप मैं एक और बना सकता हूं, अगर बनाना चाहो तो मैं पूरा एक लूप भी बना सकता हूं, लेकिन छोड़िए फिलहाल, छोड़िए अभी उसको छोड़ दी। ओए क्लास, जितनी बात अभी बताई जाए उतनी पे फोकस करो, इससे सारे काम बनेंगे तुम्हारे, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान से सुनते चलो सब बच्चे। तो जंक्शन क्या होता है पता लगा, एक सर्किट में जंक्शंस पहचान पाओगे, ढूंढ पाओगे जंक्शंस। जंक्शंस के बाद ब्रांच ढूंढ पाओगे। एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक के जितने भी रास्ते हैं बोलो क्या होती है, ब्रांच। और सेम जंक्शन से वापस अपने ही जंक्शन पे लौट जाना बेसिकली बोलो क्या होता है, लूप होता है। क्लियर ही नहीं हो रहा, पक्का बताओ। अच्छा जो मैं एक लूप की बात कर रहा हूं वो वाला बोल रहा हूं मैं, बी सी डी ई एफ ए बी, ये भी बोलो क्या बनेगा, एक लूप बनेगा। तो मैंने लिख दिया जो बी सी डी ई एफ ए बी, ये भी बोलो क्या बनेगा, लूप बनेगा, ये बड़ा वाला लूप बनेगा। अरे लूप का मतलब है एक जंक्शन से वापस अपने ही रास्ते पे लौट जाना, इसको बोलो क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। हालांकि इस लूप की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। अब एक आखिरी बात बताऊंगा जो कि
हाँ, अब वो वही रूट बनेगा, रूट वही बनेगा। ए क्लास विशेष, एक बार बात सुनो। अब एक आखिरी बात बताता हूँ, बड़ी जरूरी बात बताता हूँ, ढंग से सुनिएगा। इधर हर्षित, पहले 3 पॉइंट्स क्लियर है? किसी को डाउट है इन 3 पॉइंट्स में तो अभी बोल दो बच्चों। आपको क्या क्या क्लियर होना चाहिए अब तक? जंक्शन रूल क्लियर होना चाहिए, अभी जंक्शन ज्यादा क्लियर होता है। जंक्शन रूल सबको क्लियर है, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। और क्या दूसरी बात क्लियर है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर में 3 चीज ढूंढने आ चुकी है, जंक्शन, ब्रांच और लूप। इनका इस्तेमाल क्या है चिंता मत करिए, जब मैं तुम्हें सिखाऊंगा इस रूल को तो तुम्हें इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। ये कहता है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन में यहाँ पर लिखने वाला हूं, और वो ये है बच्चों, करंट in a branch remain same, it will change only at junction। कौन बच्चा मुझे इसका मतलब बता सकता है भाई? कहता है करंट किसी भी ब्रांच में बोलो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और ये हमेशा बस चेंज होएगा बोलो कहां पर। चलो मैं इसका एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, बच्चों बोर्ड पे देखना। मान लो कि यहां से 5 एम्पियर का करंट आया, अब यहां पहुंचा और 2 रास्ते निकले, 2 रास्ते निकले, फोकस करना। अब यहां मान लो 2 एम्पियर चला गया और यहां पर कितना चला गया, 3 एम्पियर। अब यार मुझे बताओ 3 एम्पियर यहां जा रहा है, अब यहां जा रहा है तो वो सीधा यहां आ जाएगा, सीधा यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा। कहीं बट रहे हैं? रास्ते में कहीं नहीं बट रहा, बिल्कुल सीधा रास्ता है। तो बी से लेकर ई तक की जो ये पूरी ब्रांच है, ये जो पूरी ब्रांच है, इसमें करंट बिल्कुल क्या रहेगा बोलो, सेम रहेगा। समझो इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और कहां आके बदल जाएगा, मान लो ये 2 एम्पियर करंट आ रहा है, यहां पर ये 2 एम्पियर करंट आ रहा है, और ये 2 और 3 मिलेगा बोलो कितना हो जाएगा, बोलो 5। कितना हो जाएगा बोलो 5। अब इस बैटरी की टेंशन मत लेना कि बैटरी करंट कहां गया, जब मैं सिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। मेरा आप लॉजिक समझने की कोशिश करें। पीछे भाई यहां पर ध्यान दो, अभी लिखो मत बच्चों, लिखने पे ध्यान दोगे मैं कह रहा हूं किरचॉफ नहीं आएगा समझ में। इतना मुश्किल भी नहीं है और उतना आसान भी नहीं है कि आप मजे मजे में कर जाए, ठीक है, और उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर ढंग से सुन लिया तो ये बहुत ईजी लगेगा। तो मैं आपसे बस ये कह रहा हूं कि एक ब्रांच के अंदर करंट हमेशा बोलो क्या रहता है, सेम। वो सिर्फ चेंज कहां होता है बोलो, जंक्शन पे। अब समझने की कोशिश करो, आप ही तो बताओ ना बच्चों, जंक्शन पर ही तो पहुंच के करंट या तो बढ़ जाएगा या बोलो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो वहीं से तो करंट की वैल्यूज क्या होंगी बोलो, चेंज होंगी। अब एक रास्ते पे कुछ करंट निकल गया 3 एम्पियर, तो जब तक जंक्शन नहीं आएगा तब तक किसी और रास्ते से ना तो करंट निकलना है ना करंट जुड़ना है। समझे नहीं मेरी बात को? सिर्फ करंट कहां डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या कहां जुड़ते हैं बोलो, जंक्शंस पे। जंक्शंस नहीं आ रहे हैं जब तक, अरे ट्रेन के हिसाब से भाई मान लीजिए सीधे रास्ते में चलो, सीधी चलती रहेगी भाई ट्रेन। जंक्शंस आने के बाद हो सकते हैं इनके रास्ते बोलो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, बदल जाए। बट जब तक जंक्शन नहीं आ रहा उतना ही चलेगा। जैसे मान लीजिए एक नहर चल रही है, तो वो जब तक सीधी चल रही है, जब तक कोई जंक्शन नहीं आ रहा तब तक उसके जो पानी है वो उतना ही चलेगा। लेकिन जैसे ही कोई जंक्शन आएगा, हो सकता है उसमें पानी मिल जाए आके, या हो सकता है उसमें पानी जो रास्ते हैं उनमें पानी मिला नहीं तो बेसिकली बट गया, तो पानी कम हो गया। तो हमेशा करंट कहां चेंज होता है बोलो, जंक्शंस पे। कहां करंट चेंज होता है बोलो, जंक्शंस। मतलब अगर इसमें I1 करंट है तो पूरी ब्रांच में कितना होगा बोलो, I1। अगर इधर I2 है तो पूरे रास्ते में बोलो कितना होगा, I2। और देख लो आप लोग, 2 है तो 2 है, और देखो ए रुक जाओ यार, यहां से 5 निकला तो लौट के भी देखो कितना है, 5। मतलब इस पूरी ब्रांच में भी 5 है, इसमें 2 है, उसमें बोलो कितना है, 3 है। और डोंट वरी, मैं ये वाली बात आपको और अच्छे से जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आपने एक थ्योरेटिकल बात समझने की कोशिश करो कि हमेशा करंट जंक्शन पे आके क्यों बदलेगा, क्योंकि जंक्शन ही तो वो पॉइंट है जहां से दूसरे रास्तों से करंट आ सकता है या उन्हीं रास्तों पे करंट जा सकता है। और नहर वाला एग्जांपल समझने की कोशिश करो कि एक नहर चल रही है तो उसमें जितना पानी है वो उतना ही चलता रहेगा, तब तक चेंज नहीं होगा जब तक या तो दूसरी नहरों से आके किसी पॉइंट पे पानी मिल ना जाए, या इसी नहर का पानी उन दोनों जो रास्ते बने हुए नहर वाले उनमें चला ना जाए। नहीं आ रही बात में? तो पानी हमेशा कहां चेंज होगा बोलो, जंक्शन पे आगे। कहां पर आगे बोलो, उस तक, जंक्शन से पहले तक सारा रास्ता बोलो क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें पानी उतना ही रहेगा। अरे नहीं आई बात समझो, है ना? सो आपको ना अभी ज्यादा नहीं सोचना इस बारे में, आप लोग जो क्वेश्चंस कराऊंगा तब इस पे क्लैरिटी ज्यादा बेहतरीन मिलने वाली है। सो गाइस क्या करते हैं ना, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, लेकिन अभी लूप रूल तो बताया नहीं ना। सो लूप रूल सुनो, लूप रूल क्या होता है? ओए बस चुप हो जाओ, ढंग से देखो। लूप रूल में कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है कि इन अ लूप समेशन ऑफ V0 करना है। सारी वोल्टेजेस का सम क्या करना है? और तुम्हें पता है सारी वोल्टेजेस क्या होती हैं, बेसिकली वोल्टेजेस होती हैं IR। क्या होता है बोलो? तो तुम्हें सारे के सारे IRs का सम कितना करना है बोलो, 0।
लेकिन तुम्हें भी समझ नहीं आएगा कि क्या चीज सर ने बोली है कि आई आर्स का सम 0 करना है ना। तो बोर्ड पे ध्यान से सुनेंगे और मैं बातों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऐसा करते हैं बच्चों, मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बोलूंगा, साइन कन्वेंशन में कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, वो बातें तुम्हें कम ही समझ में आएंगी। सीधा क्वेश्चन उठाते हैं, उसमें अप्लाई करते हैं, ज्यादा बेटर डील कर पाएंगे इस चीज को। ठीक है, करे उसी को। एक काम करो, थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने क्वेश्चन करा था, याद है? 10 ओम, 7 ओम, 5 ओम, और नीचे बैटरी कितनी थी? आंसर कितना था? किसी ने बोला फाइंड करंट। अब ये क्वेश्चन अगर आप बिना किरचॉफ के करते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू है, कुछ नहीं है। नेट रेजिस्टेंस 22 ओम का, नेट वोल्टेज 220 का, और करंट कितने का आएगा? 22 का। लेकिन मैं अगर इसको 10 का आएगा, सॉरी, मैं अगर इसको किरचॉफ के जरिए करूंगा थोड़ा सा मुश्किल लगेगा तुम लोगों को, क्योंकि मैं बेवजह एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर डाल रहा हूँ जो कि बहुत आसानी से हो सकता था ये क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को पता लगेगा कि किरचॉफ इसमें काम कैसे कर रहा है, इसलिए बस किरचॉफ यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, मुश्किल जब सर्किट्स आएंगे तो आपका ये वाला तरीका काम नहीं करेगा, फिर किससे क्वेश्चन होंगे? किरचॉफ से। इसलिए मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन में पहले क्या करा रहा हूँ, बोलो किरचॉफ से ही काम करा रहा हूँ। किरचॉफ सुनिए, करना कैसे, बोर्ड में सुनिए ध्यान से। इस सर्किट के अंदर मुझे क्या निकालना है? बोलो करंट निकालना है, और वैसे तुम्हें आंसर पता है कितना आएगा? बोलो 10 एम्पियर। कितना आएगा? बोलो 10 एम्पियर। अब फोकस करना और इसको समझना, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे हम। सो हुआ क्या है बच्चों, आप लोगों को पहले ना अपने सर्किट्स में करंट की डायरेक्शन बनानी है। पीछे आ रहे हैं, लिखो मत। एक बैटरी देखी, अब कोई भी बैटरी लगी है तो पक्का करंट तो निकला होगा, तो मैंने उस करंट को कितना मान लिया? बोलो आई। और मैंने देखा कि देखता हूं कि कहीं जंक्शन वगैरह तो नहीं है जहां पर करंट बढ़ जाए, तो मैंने देखा भैया आई गया और कोई जंक्शन कहीं पर आ ही नहीं रहा, तो ये पूरे सर्किट में करंट कितना जाएगा? बोलो आई ही जाएगा। पूरे सर्किट में कितना जाएगा? बोलो आई, और वापस लौट के आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? अगर डेफिनेटली कहीं पर ये कुछ सर्किट इस तरीके का होता ना, पक्का ऐसा कुछ होता, तो मैं बोलता कि आई आया और ऊपर मैंने मान लिया I1, और यहां मैंने कितना मान लिया? मैं अपनी मर्जी से इनको डिवाइड करता कि चलो उस वाले रास्ते पे I1 चला गया, इस रास्ते पे और कितना चला गया? I2। ऐसे करता मैं, लेकिन अभी मुझे पता है कि ऐसा करने की कोई भी नीड, क्योंकि एक ही रास्ता है, तो इधर आई गया तो वो पूरे में कितना चल गया है? बोलो आई ही चल गया। अब फोकस करिएगा, करना क्या। आप लोग यहाँ पर नाम दे दीजिए ए, बी, सी और डी, और बोलिए, मैंने बोला एक लूप लीजिए और उसमें सारी वोल्टेजेस का सम कितना कर दीजिए? 0, विद द साइन कन्वेंशंस। विद द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशंस क्या है? बोर्ड पे सुनिए भाई, क्लास इधर लूप पिक करिए। बोलो कौन सा लूप पिक कर लेता हूं? मैंने कोई भी लूप पिक कर लिया। इन लूप ए बी सी डी ए बी सी डी ए, बन गया लूप। अब मेरी बात सुनना, इस लूप को ना आप लोग ने यहां पर ड्रॉ करे क्लास, जैसे कि ऐसे ड्रॉ करना है। ए से चला दो, चाहे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चला दो, बात वही है, लूप तो क्लोज ही बनना है ना। अरे किसी क्लोज चीज को मैं कहीं यहां से चला दूं चाहे यहां से चला दूं, बननी तो क्लोज ही है ना। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैंने वो लूप ना ऐसे करके कुछ बनाया, एरो बना दिया, मैं इस तरीके से गया हूं, ए बी सी डी ए, ऐसे करके, मतलब वापस इस तरीके से आया। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन का रूल बातों बातों में समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। करना क्या है, बार बार मुझे आई आर के सम को बोलो कितना करना है? 0 करना है। अब करना क्या है, जैसे मान लीजिए इस प्लस वाले टर्मिनल से चले और यूं चलते 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 आप पहले वाले रजिस्टर पर पहुंचे। मुझे बताइए क्या पहले वाले रजिस्टर ने कुछ वोल्टेज ड्रॉप करी होगी? नहीं करी होगी। ये कुछ नहीं कर रहा है, ये वोल्टेज ड्रॉप्स को ऐड कर रहा है। पता है इसका एक्चुअल सेंस क्या है? मैं आपको एक्चुअल सेंस थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन पहले आप बस करिएगा जो काम बोलो ना, उसके बाद एक्चुअल सेंस पे आऊंगा मैं। मैंने बोला कि यहां पर कुछ वोल्टेज यूज हुई होगी कि नहीं होगी, मुझे बस इतना बताओ बच्चों। हुई होगी, जरा बताओ कितनी हुई होगी? अगर इसमें आई करंट है और 10 ओम का रेजिस्टेंस, तो कितनी हुई होगी? 10 आई। कितनी हुई बोलो? अरे हुई होगी कि नहीं हुई होगी? तो वही तो बोल रहा है, बोलो कितना? बोलो आर इंटू आई, या आई इंटू बोलो क्या? आर। इसको जोड़ते चलो। तो मुझे बस इतना बताओ बच्चों, यहां पर ध्यान दो, 10 रजिस्टर है और आई करंट, तो बोलो कितना हो जाएगा? आई इंटू आर, तो बोलेंगे 10 आई। बोलो कितना हो जाएगा? अच्छा, 10 आई को प्लस का लेना है माइनस का लेना है, उसके पीछे रूल सुनो। अगर मेरा लूप जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा लूप जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर मेरा करंट भी उसी डायरेक्शन में, बिल्कुल फोकस रहेगा सारे बच्चे, मैं आपको बोल रहा हूं, नहीं तो फंसोगे 2 क्लास में बाद में। मैंने बोला मेरा लूप जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर मेरा करंट भी उसी डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है, तो मेरे को ये साइन प्लस का लेना है। कैसे लेना बोलो? लेकिन अगर मेरा लूप जा रहा है ऐसे और करंट आ रहा है ऐसे, ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में, तो आपको वो आई इंटू आर का प्रोडक्ट कैसा लेना है? माइनस का। कैसा लेना बोलो? समझे नहीं भाई? दोबारा सुन लो। मैंने बोला कि भाई मैं यहां से चलना शुरू करा, जहां जहां रजिस्टर आएगा वहीं तो वोल्टेज ड्रॉप हुई है ना। अब यहां थोड़ा ना वोल्टेज को ड्रॉप हो रही है, जहां जहां रजिस्टर, जहां जहां अप्लायंस है वही वोल्टेज ड्रॉप हुई है। तो मैंने कहा यहां पर कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई? तो वोल्टेज ड्रॉप होती है आई इंटू आर। कितनी? तो बोलो आई इंटू आर। तो आई इंटू में बोलो कितना? 10। प्लस कर लूं माइनस कर लूं, तो मैंने कहा सेम डायरेक्शन में है, लूप की सेम डायरेक्शन में, तो मैं किसका लूंगा? बोलो प्लस का लूंगा ना। सो मैंने बोला प्लस 10 आई। फिर मैं आगे बढ़ा और मैंने कहा भैया इसके पास भी तो आई करंट होगा, तो इसके पास कितनी वोल्टेज? 7 आई। और लूप मेरा ऐसे, लूप मेरा कुछ नहीं, लूप ऐसे कैसे? अरे देखो ना, ए बी सी, फोकस करो,
ए बी सी डी ए, तो बीसी में ऐसे जा रहा हूं ना, मैं ऐसे जा रहा हूं, जो मैं ऐसे जा रहा हूं तो बोलो क्या है, करंट सेम डायरेक्शन, बोलो कितना आएगा, बोलो 7 है, क्या आएगा बोलो, फिर बोलो भाई इधर कितना जाएगा, बोलो 5 आई, कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहां पर होगा, अब कहीं और वोल्टेज ड्रॉप होएगा नहीं, अब ये रही मेरी नेट वोल्टेज, अब वोल्टेज कैसे लेनी थी वो सुनो, कि सारी वोल्टेज का सम करना है, तो मैंने इन सबके क्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप वो देख लिया, अब इसका रूल समझो, रूल समझो, जैसे आप इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकले और घूम के आए, और घूम के आने के बाद अगर आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे टकरा रहे, किस पे टकरा रहे बोलो, अब देखो ये ना रूल्स ऐसे लिखवाए जाते हैं, मैं कह रहा हूं लिखने की जरूरत नहीं है, आप इनको दिमाग में सेट करिए कि ऐसा करना है, अगर आप घूम के आए और कौन से टर्मिनल पे टकराए, नेगेटिव टर्मिनल पे, किस पे टकराए बोलो, नेगेटिव टर्मिनल पे, तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पर माइनस में ले लेना, क्या करना, माइनस में 220 और नेट शेल वैल्यू कितनी कर देने, 0, जो कि मैं बोल रहा हूं 0, फोकस करिएगा मैंने क्या बोला, दोबारा सुनिए, अब कुछ टीचर्स को ऐसे भी याद कराएंगे, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कुछ टीचर ऐसे याद कराएंगे, बच्चों अगर नेगेटिव टर्मिनल पर टकराओ तो आपको इसकी वैल्यू को प्लस का लेना, लेकिन वो तुम्हें सामने साइड पे दिखाएंगे, कैसे बोलो, अरे यार तो बात तो दोनों की सेम ही होगी ना, मैं आपको इस साइड में माइनस याद करा रहा हूँ, वो साइड में याद कर रहे हैं प्लस, और माइनस मैं इसलिए याद करवाता हूँ कि मेरे को लगता है कि बच्चे को बस इतना पता होना चाहिए, नेगेटिव पे टकरा रहा है तो नेगेटिव पे लेंगे, और पॉजिटिव पे टकरा रहा है तो बोलो क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो नेगेटिव पे टकरा रहा है, माइनस 220 पे टकरा रहा है नेगेटिव पे, तो मैंने माइनस कर लिया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब फोकस करो कितना आएगा सब बच्चे, 22i बराबर में कितना, आई बोलो, अब आप कहेंगे सर इतना जमेला कौन करेगा, इसका तो आंसर सीधा आ रहा था, अरे यार वो इसमें सीधा आ रहा है ना, सब में सीधा नहीं आएगा, अरे इधर सुनो ध्यान से, इसमें डायरेक्ट आ रहा था लेकिन सब में डायरेक्ट नहीं आएगा, इसलिए मैंने क्रिचॉफ सिखाने की कोशिश करी, तो क्रिचॉफ में करना क्या है आपको समझिए बच्चों, किसी भी सर्किट में सबसे पहला काम क्या भाई आप लोगों का, आप लोग करंट्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे बोलो, हर एक रास्ते पे करंट आपका दिखना चाहिए कि इस रास्ते पे ऐसे से क्या होगा, आपको देखना है, जैसे कि सीधा रास्ता तो आई करंट बना दो, और अगर बढ़ रहा है तो वो आई को i1 और i2 करके बांट दो, यार क्या फर्क पड़ता है ना, तो पहले हर रास्ते पे बोलो क्या बनेगा, करंट बनेगा, लॉजिकल सेंस में करंट बनेगा, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कुछ बना दिया, लॉजिकली कि आई आया ऊपर i1 गया इधर i2 गया, फिर बाद में जुड़े i1 i2 आई बन गया, ऐसे करके लॉजिकली हम बाद में बनाएंगे करंट, पहली चीज करंट बनेगा, क्या बनेगा बोलो, उसके बाद आप लूप्स लेंगे, क्या लेंगे बोलो, और लूप्स कैसे लेने हैं, तो लूप में आपको समेशन ऑफ IR कितना करना है बोलो 0, जब 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 रेजिस्टर्स आएंगे तब तब आप उनका वोल्टेज ड्रॉप लेंगे IR, क्या लेंगे बोलो, और उनको जोड़ते चलेंगे, क्या करेंगे बोलो, सारे IRs को क्या करते चलेंगे, जोड़ते, कशी लिखो मत, सारे IRs को जोड़ते चलेंगे, लेकिन ध्यान एक बात का रखेंगे, अगर मेरा जो लूप का डायरेक्शन है, अगर करंट का डायरेक्शन भी उस रजिस्टर के अक्रॉस वैसा ही है तो आप उसको प्लस का लेंगे IR, और अगर उसमें ऑपोजिट साइड पे करंट जा रहा है तो बोलो क्या लेंगे, माइनस का IR लेंगे, क्या लेंगे बोलो, फिर लास्ट आप जब बैटरी के जिस भी टर्मिनल पर टकराते हैं, टकराने का मतलब मैं यहां से निकला था ना, मैं यहां से निकला था और टकराया मैं माइनस में हूं, तो आपको माइनस का वैल्यू लेके इक्वल टू बोलो क्या कर देना है, 0 कर देना है, कहानी सेट हो जाएगी, क्वेश्चन कहीं नहीं फंसने वाला, नहीं आया ना समझ में, अभी मैं और कराऊंगा, चिंता मत करिए। अच्छा लेकिन आप लोगों ने सोचा कि किरचॉफ ने किस चीज को पकड़ने की कोशिश करी है, किस थीम को पकड़ने की कोशिश करी है, क्या आपको पता है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि इसमें 100 वोल्ट, इसमें 70 वोल्ट, इसमें एक्चुअली में किरचॉफ ने यही करा, अगर तुम्हें ढंग से दिख गया हो तो, किरचॉफ ने पता है क्या करा है, जितना वोल्टेज ड्रॉप इसमें हुआ, जितना वोल्टेज ड्रॉप इसमें हुआ 7 वाले में, जितना वोल्टेज ड्रॉप इसमें हुआ वो इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, बस कुछ नहीं करा, नहीं आया समझ, वो यही चीज कर रहे हैं कि सभी रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो IR होगा, सभी रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो वो किसके बराबर होगा, जो सर्किट में क्या लगी हुई है, नेट वोल्टेज, अब आपको सर वो तो आप ले ही नहीं रहे, अरे वो ले रहा हूं मैं इस तरह माइनस में ले रहा हूं, किसमें ले रहा बोलो, माइनस में, जब मैं इस तरह माइनस में ले रहा हूं तो उस तरह जाके बोलो क्या होगी, प्लस की होगी, तो बात तो वही बनेगी ना, सारे वोल्टेज ड्रॉप्स किसके बराबर आएंगे बोलो, नेट वोल्टेज के, तो समेशन ऑफ V बोलो किसी भी एक होल लूप का बोलो क्या होता है, 0, समेशन ऑफ V 0 क्यों, सारी वोल्टेज ड्रॉप माइनस इसको कर दूंगा तो बोलो कितना आ जाएगा 0, करंट वाला समेशन ऑफ I0 समझ में आया था, समेशन ऑफ V0 समझ में आ गया, एक लूप को लेकर ना, अब तक की बात इतनी समझ में आएगी नहीं आई, अभी मैं तुम लोगों को एक और क्वेश्चन लेता हूं, एक और करेंगे बस, फिर हम छुट्टी कर देंगे आज की, ठीक है, सो एक क्वेश्चन ये और बनाना हमें जरूरी है फिलहाल, फोन करके पता कर लो यार, मेरे को पता नहीं उठा रहे, फिर तो शायद नहीं आते होंगे, मेरे नॉलेज में नहीं है कि मैंने पूछा था कहते कोई क्लास नहीं मिली आज, क्लास एक क्वेश्चन और है, एनसीईआरटी दिखाओ, एनसीईआरटी से लेते हैं, अरे कुछ आया समझ में नहीं आया,
ये उल्टा क्यों हो गया भाई? क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पर? ए क्लास 71 क्वेश्चन पढ़ो भाई एक बार। क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ लो एक बार, क्या लिखा हुआ है? मर्जी है, जितने मर्जी बनाओ। मेरे से मिलना है? कौन है? क्या मोहित? नहीं 10 मिनट बाद ही मिल पाऊंगा, उससे पहले नहीं। गया क्या? एक बार बोल देना बगल रूम में रिया, क्या तो कि एक बार बोल देंगे कि 5-6 मिनट लगेंगे अभी, नहीं भी उनसे मिलने चला गया तो क्वेश्चन रुक जाएगा भैया। सो गाइस एक बात समझने की कोशिश करें भाई। ए क्लास प्लीज, आपको ना निकालना है फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। हर ब्रांच में आपको क्या निकालना है? करंट निकालना है, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और नेक्स्ट क्लास में इससे भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल के भी छुट्टी मत कर लेना, नहीं तो फिर लगेगा करंट गया चपटरी वाला, ठीक है। सो आपके सामने एक सर्किट है, अब आपको कितनी बैटरीज दिख रही है? 2 बैटरीज दिख रही है, कई सारे रेजिस्टर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, इसको जितना तुम्हें समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मैंने आपको बोला ना बहुत क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूं। हो सकता है कि एक क्वेश्चन से सब बच्चों को समझ में नहीं आती कहानी। सो गाइस करना क्या है वो सुनो। सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए बताइए? करंट बनाने। क्या बनाने बोलो? सो मुझे हर रास्ते पे करंट तैयार करना है पहले तो, है ना क्लास? ए बातें करने का यार क्या तुम्हें को, सुनो मेरी बात। मुझे हर रास्ते पे ना करंट पहले रेडी करना है कि भैया इतना इतना करंट होगा। अब मेरी पूरी बात समझना बच्चों कि आप लोगों को क्या लगता है, देखो अब आप लोग 2 बैटरीज है, 2 बैटरीज है, एक 80 वोल्ट की एक 40 वोल्ट की ना, और आपको पता है करंट दोनों से ही निकला होगा शायद, है ना। देखिए कुछ बच्चों को लगता है कि 2 बैटरीज का क्या सीन है सर। एक बात मुझे बताओ बच्चों, मैं एक रास्ते पे ना 80 वोल्ट की एक बैटरी लगा दूं और उसी रास्ते पे कहीं आगे चल के 40 वोल्ट की अपोजिशन में एक बैटरी लगा दूं, आपको क्या लगता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसकी वजह से इधर करना चाहिए, उसकी वजह से इधर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर 80 वाली ये है और 40 वाली वो है तो सर्किट में जो नेट करंट फ्लो करेगा वो 80 वाले की वजह से करेगा? भाई 40 वाला भी बनाएगा जरूर, लेकिन 80 वाले से ज्यादा नहीं बना पाएगा। तो जो नेट फ्लो होगा सर्किट में, नेट डायरेक्शन तो एक ही होगी ना, ऐसा दोनों तरफ फ्लो करेगा, तो नेट डायरेक्शन एक ही होगी और वो डायरेक्शन कौन सी होगी बोलो? ये वाली होगी। तो इसलिए ना कभी भी ना एक बात किरचॉफ्स के दौरान दिमाग में टेंशन में मत डालना कि सर ये करंट ऐसे कैसे चल रहा है कि किसी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव में एंट्री कैसे ले रहा है, क्योंकि करंट तो हमने पढ़ा पॉजिटिव से नेगेटिव। क्योंकि बच्चों जब एक सर्किट के अंदर कई सारी बैटरीज होती है तो कोई डोमिनेंट बैटरीज होती है ना, वो अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शन को डिसाइड करती है, और जो उसकी डायरेक्शन होगी ना वो तो प्लस से माइनस चलेगी, लेकिन किसी और के लिए वो क्या हो सकती है? माइनस से प्लस हो सकती है। समझ नहीं आया मेरा पॉइंट मैंने क्या बोला? भाई ऑब्वियस सी बात है ना, मैंने बोला कि एक सर्किट में 2 बैटरीज लगी हुई है, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी इधर बना रही है वो भी इधर बना रही है, लेकिन डोमिनेंट ये वाली मानी जाएगी कि ज्यादा बड़ी बैटरी ना, तो करंट ये डिसाइड करेगी। तो इसका तो दिखेगा पक्का प्लस से माइनस, लेकिन दूसरे के लिए हो सकता है माइनस से प्लस नजर आ रहा हो। प्रेरणा नहीं आ रही बात समझ में? तो उससे कभी टेंशन लेना ही नहीं है आपको कि करंट का डायरेक्शन कैसे लेना है। अब सुनो भाई, ओए क्लास प्लीज, तो अब आपको करना क्या है? मैंने क्या करा, मेरा जो तरीका है, सबके तरीका अलग होता है, इसमें मेरा जो तरीका वो ये है कि सबसे बड़ी बैटरी जो होती है ना पहले उससे करंट निकाला करो। सो मान लो मैंने इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाला, बोलो कितना? आई। ऑब्वियस सी बात है करंट यहां से निकलेगा आई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पूरी की पूरी ब्रांच कहां से कहां तक है? यहां तक पूरी ब्रांच है, तो अगर इधर आई है तो इधर तक भी कितना होगा? यहां तक तो बदलने का कोई चांस है नहीं, बदलेगा यहीं पर ही। और एक मजे की बात और है, ये भी तो ब्रांच ही है ना, तो बैटरी से जितना करंट जाता है ना लौट के भी हमेशा उतना ही आता है। तो ये मैं समझने के लिए बना रहा हूं कि बच्चों अगर यहां से आई करंट निकला, प्रियांशु यहाँ पर अगर यहां से आई करंट निकला है तो पहली बात तो ब्रांच तक तो आई ही रहेगा,
प्लस अगर आई निकला है तो लौट के भी कितना आएगा, आई ही आएगा। पहले बताओ यहां तक में कोई समस्या तो बोलो, समस्या है, पक्की बात है। अब बताओ दूसरा करंट कहां से लूं? अब देखिए बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे। या तो आप ये आई करंट आ रहा है, आपको पता है ये जंक्शन आ गया, अब यूं कर सकते हो कि मैंने I1 करंट यहां भेज दिया और आई में से जब I1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, I माइनस I1 यहां पर आ गया। आप ऐसा कर सकते हो, और करना चाहो तो आपकी चॉइस है, दिस इज योर चॉइस, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे डील करना चाहते हैं। और लगे कि मैं सर ऐसे नहीं करना चाहता, मैं तो ये करता इस दौरान कि मैंने यहां से I2 करंट मान लेता। कितना मान लेता बोलो, I2 को, वैसे उसको आई मानो तो उसको I1 मान लो, या मान लो उसको I1 बोला है, क्या बोला, बोलो I1, कोई दिक्कत नहीं, उसको I1 बोला है ना। सो इसको मैंने कितना मान लिया सर, I2, यहां से I2 निकला। अब बताओ यहां से अगर I2 निकला तो यहां तक भी कितना होगा, I2, और अगर I2 निकला है तो बैटरी में लौट के भी कितना आएगा, तो हर जगह पे मैंने I2 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो भाई। अब फोकस करना बच्चों, उससे I1 निकला अपनी ब्रांच में पूरे में I1, इससे I2 निकला अपनी पूरी ब्रांच में, बोलो कितना, I2। अब यहां पर ध्यान देना, या तो यहां से कर दो खेल खत्म कि भैया जब ये I2 यहां पर आया और ऊपर बोलो कितना गया, I1, तो अगर I2 में से I1 ऊपर चला गया तो यहां कितना बच के जाएगा, I2 माइनस I1। समझ नहीं आई वाली बात? अगर यहां I2 आया और उसमें से I1 ऊपर चला गया तो बच के बाकी कितना जाएगा, I2 माइनस I1। या तो ये कर दो, या क्या कर दो, ऊपर से आया I1, इधर कितना चला गया, I2, इधर कितना चला गया, तो यहां कितना जाएगा, और ये I1 माइनस I2 पूरी ब्रांच में बोलो कैसा रहेगा, सेम। तो पूरी ब्रांच में यहां तक भी कितना आया, I1 माइनस, और जब वो I1 माइनस I2 यहां आया और यहां से I2 आया, फोकस करिएगा, I1 माइनस I2 यहां से आया और यहां से बोलो क्या आया, I2 आया। अरे जोड़ो ना, अभी तो जंक्शन रूल पढ़ के आया हो, वहां से आया यहां से आया, करंट का सम उसके बराबर होगा, करके देख लो, करके देख लो, I2 से I2 कट गया, बोलो कितना आ रहा है, I1 आ रहा है। अब आप कहोगे सर, कभी आप कह रहे हो कि यहां से, सुनते रहो भाई, कभी आप कह रहे हो सर I2 यहां पर आया तो ऊपर I1 गया तो यहां ले लो I2 माइनस I1, अभी आप कह रहे हो यहां ले लो। अरे भैया इधर आंसर वेरी नहीं करेगा, आप जैसे मर्जी ले लीजिए, समझ रहे हैं मेरी बात को, आप जैसे मर्जी कर लीजिए, आंसर दोनों केसेस में क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, करेक्ट। फोकस करिएगा, जैसे मान लो तुमने यहां पर लिया तो मेरा जो I2 माइनस I1 है ना वो 3 आ जाएगा, तो इस तरफ से जब लूंगा ना तो I1 माइनस I2 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो, तो फर्क नहीं पड़ता। मेरी पूरी बात समझो, सबसे पहला खेल है क्वेश्चन के अंदर करंट्स की डायरेक्शन को बनाना, और वो मैं कैसे बनाऊंगा, फोकस करो। एक बार एक बैटरी से करंट ले लिया, और जो मैंने I1 करंट लिया, मैंने जंक्शन तक उसको कितना माना, I1, और जब उसमें से I1 निकला तो लौट के भी कितना आएगा, I1। पहली बात क्लियर। इसका I2 करंट लिया, जंक्शन तक मैंने I2 ही माना कि जंक्शन पे आके बंटवारा होता है जो भी होता है, क्लियर नहीं आ रही बात समझ में, और I2 निकला है तो बोलो I2 क्या है, बोलो लौट के I2 है, क्लियर हुआ। अब आते हैं बच्चों इन जंक्शन वाले पॉइंट पे, तो मैंने बोला बच्चों कि वहां से I1 आया और नीचे I2 ज्यादा दिख रहा है, तो भैया I1 में से अगर I2 निकल गया तो बच के कितना जाएगा, I1 माइनस, तो I1 माइनस I2 यहाँ पर आया, जंक्शन तक पता है आपको करंट सेम रहेगा इस पूरी ब्रांच में, I1 माइनस I2, और यहाँ से I1 माइनस I2 और यहाँ से I2, तो I1 माइनस I2 जमा I2, I2 से I2 कट गया, ऊपर कितना चला गया, I1 चला गया। बोलो बात क्लियर है, नहीं आया रितिका समझ में? दोबारा बताऊं ये वाला पॉइंट, तो मुझे बताओ ऊपर वाला I1 वाला खेल समझ में आ गया, नीचे वाला I2 वाला खेल समझ में आ गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऊपर से I1 आया, अगर यहाँ I2 जा रहा है तो यहाँ पर कितना बच के जाएगा, I1 में से अगर I2 चला गया, 10 लीटर में से 3 लीटर यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना जाएगा, 7 लीटर। तो I1 में से अगर I2 चला गया तो बोलो कितना बचेगा, I1 माइनस I2। अब I1 माइनस I2 इस रास्ते पे सीधे आएगा, अब जोड़ो ना, यहाँ से I1 माइनस I2 आया, यहाँ से I1 माइनस I2 आया, यहाँ से I2 आया, I1 माइनस I2 और यहाँ से I2 आया, काट। बस बस हो गया, हो गया, फिर ले गया, उससे थोड़ा दूर रहो। नहीं हुआ होगा। अच्छा ये, अरे क्लास यहां तक की बात नहीं समझ में आ रही क्या, करंट्स की डायरेक्शंस आप लोगों को क्लियर हो रही है कुछ? अच्छा एक और मैं क्लास मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, आप इसमें करंट की डायरेक्शंस अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, मतलब कि जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको करंट्स की डायरेक्शन बना के दी है बिल्कुल वैसी ही आपकी बने, आपकी इनसे अलग भी बन सकती है। दिखा देता हूं, नहीं क्वेश्चन तो करेंगे बच्चों, ठीक है 5 मिनट लग जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो मुझे ये बताओ बच्चों, अगर वहां से पूरा I1 गया और यहां से पूरा क्लास पीछे या I2 गया,
तो जो I1 आया उसमें से I2 चला गया, यहाँ पर I1 माइनस I2 किया, और ये I1 माइनस I2 और यहाँ से I2 मिलके बोलो कितना बचेगा I1, वो I1 ऊपर चला जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप और भी बहुत तरीकों से इसको यूज कर सकते हैं। कैसे? आपने बोला भाई मैंने तो यहाँ से I1 निकाला, फिर यहाँ पर बोलो कितना बचा I1, क्योंकि ब्रांच सकता I1 ही आएगा, यहाँ पर लौट के कितना आएगा बोलो I1। अब देखो आप क्या कर दो, मैं कहूँगा I1 में से मैंने इधर भेज दिया I2, कितना भेज दिया बोलो, तो मैं यहाँ मान लूंगा I1 माइनस, और पूरे के पूरे रास्ते पे फिर कितना रहेगा, इधर तक भी कितना रहेगा, और वहां से आ गया I2, तो I1 माइनस I2 जमा I2 मिलकर बोलो कितना देगा I1। अरे जैसे मर्जी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में करंट, लेकिन बस रूल जंक्शन को फॉलो करना चाहिए, जंक्शन रूल फॉलो करना चाहिए। बस क्या नहीं है बात समझ में? सो ये आपकी चॉइस है कि आप जैसे मर्जी लें। तो मुझे बस इतना बताओ, तुम्हें पहले ये वाली बातें सारी समझ में आ चुकी है क्लास? अब हमें क्या करना चाहिए जरा बताओगे? अब हमें लूप रूल बनाना चाहिए, अब लूप रूल को फॉलो करना चाहिए। सब बच्चे मुझे बताना भाई क्लास। सो मैंने क्या करा, मैंने ना पहले नाम दिए A B C D E और F। अच्छा कितने वेरिएबल्स हैं क्वेश्चन में? 2 वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स हैं? 2, एक I1 और एक I2। कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए मैथमेटिकली और काम हमारा बन जाएगा। सो मैंने 2 इक्वेशन कैसे बनाई? मैंने 2 लूप बनाए बच्चों, है ना, 2 लूप बनाए। अच्छा एक लूप बना दिया नीचे ऐसे करके, और एक लूप बना दिया ऊपर। अच्छा मेरी सलाह आप लोगों को हमेशा ये है कि लूप आप हमेशा बनाएं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे हमेशा। इससे फायदा ये होगा कि ज्यादातर करंट ना पॉजिटिव से नेगेटिव से चल रहे होंगे, तो मेरे लूप की जो डायरेक्शन होगी, मेरे करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, वही होगी, और इससे मेरे ज्यादा से ज्यादा IR के जो साइन आएंगे कैसे आएंगे? प्लस के आएंगे। कैसे आएंगे बोलो? प्लस के। तो मैंने नीचे लूप की डायरेक्शन ये वाली ली और ऊपर मैंने लूप की डायरेक्शन ये वाली ली। अब बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? अरे यार आप लूप की डायरेक्शन जैसे मर्जी ले लीजिए, फर्क उससे भी नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको सलाह क्या दे रहा हूं कि आप ले पॉजिटिव टर्मिनल से चलें और कहां पर पहुंचे बोलो? नेगेटिव पे। पॉजिटिव से चलें और कहां पर बोले बोलो? नेगेटिव पे। इससे आपके ज्यादा से ज्यादा जो साइन आएंगे वो कैसे आएंगे? प्लस के आएंगे। कैसे आएंगे बोलो? चलो लेना स्टार्ट करते हैं भाई। पहला लूप समझते हैं बच्चों, इन लूप। ओए फोकस करो, इन लूप। नीचे वाला लूप लो भाई, ABEFA। चलो आप लोगों को एक क्वेश्चन बताने सब बच्चों को, जब पहली बार ए से चलना स्टार्ट हुए, फोकस करिएगा, ए से चलना स्टार्ट हुए, तो अब यूं जा रहे हो ABE, तो यूं जा रहे हो, पहला ही साइन ऐसा आ रहा है कि मैं जा रहा हूं यूं और करंट आ रहा है यूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं लूप में यूं जा रहा हूं और करंट ऐसे आ रहा है तो मैं I इंटू R तो लूंगा, लेकिन माइनस कर लूंगा। कैसा लूंगा बोलो? समझ नहीं आ रहा? सो मैं बोलूंगा माइनस का I बोलो कितना है बोलो? I1 माइनस, और रजिस्टर बोलो कितना है बोलो? 40। फिर मैं यूं आगे बढ़ा और यूं आगे बढ़ा और यूं पहुंचा। देखो जहां जहां रजिस्टर आएगा वहीं वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो फिर मैं यूं आया और यूं मुड़ा। अब यूं मुड़ा अगर मैं, तो बोलो जरा, अब करंट की सेम डायरेक्शन में हूं। कुछ कहेंगे आपके सेम डायरेक्शन होगी, अरे भैया आप यूं चल रहे हो ना ABEFA, तो यूं जा रहे हो। अब यूं जा रहे हो और करंट भी यूं जा रहा है, तो बोलो क्या लोगे? अब I इंटू R प्लस का, तो बोलो कितना आएगा बोलो? 10I2, और टकरा गए नेगेटिव टर्मिनल पे, तो माइनस का 40 बराबर कितना? 0। समझ नहीं आया तो बोलो भाई। सबको आ गया समझ में? छुट्टी की लग रही है क्या? तो मुझे बताओ कितना आएगा? माइनस का 40 I1, और ये कितना हो जाएगा बोलो? प्लस का 40 I2 प्लस का 10 I2 बराबर 40। बोलो कितना? ये बन जाएगा I1 तो इतना ही रहेगा, और ये हो जाएगा 50 I2 बराबर में कितना? 40। ये हो जाएगा माइनस का 4 I1 प्लस का 5 I2 बराबर 4। ये दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इज देयर एनी प्रॉब्लम? लग रहा है शायद। अब आपको नहीं लगता है मैथमेटिकली अगर मुझे एक और इक्वेशन मिल जाए तो मेरा खेल तैयार है? बोला है कि नहीं? सो मैंने दूसरा लूप कौन सा लिया हुआ है? ए बच्चों रुक जाओ, अब लूप लिया हुआ है ये वाला, देखो ये वाला। तो कहीं से भी ले लो, चाहे यहीं से ले लो, कि सी से भी ले सकते हो यार, इधर से भी ले सकते हो, इच्छा है आप लोगों की। वैसे मैं आपको बोलूं, लूप जैसे मर्जी लिख लो, स्टार्ट करा करो पॉजिटिव टर्मिनल से। कहां से बोलो? यूं बढ़ना शुरू करा करो। तो लूप तो मैंने लिख दिया DEBCD, जैसे मर्जी ले लो, साइकिल तो घुमानी है। अब यहां से चले, जब यहां से चले यूं चले, विशेष जब यूं चले तो सेम करंट की डायरेक्शन में। सब बोलो कैसा लोगे? 20I1। कैसा लोगे बोलो? समझ नहीं आया? कशिश को नहीं आ रहा? फिर मैं यूं घूमा और देखो भाई, अरे यार रुक जाओ। जब यूं घूमा और घूम के यूं आ रहा हूं, तो फिर दोबारा एक रजिस्टर आया। जब रजिस्टर आएगा तब बोलो क्या लेना है? I इंटू R। तो मैं जब यूं आया तो मैं करंट की डायरेक्शन में उस बार, तो मेरा साइन I इंटू R का प्लस का आएगा। तो 40 इंटू में I1 माइनस, फिर मैं ऊपर गया और जाके टकराया नेगेटिव टर्मिनल से, तो बोलो कितना आएगा? माइनस का 80 बराबर में कितना? 0। समझ नहीं आया? पक्का? अरे पक्का क्लियर है? सो बोलो कितना आएगा? 20I1 40I1, 20I1 40I1 60I1, और ये आएगा माइनस का 40I2 बराबर में 80। 10 से या किससे कट रहा है? 20 से कट रहा है। सो बोलो कितना आएगा? 3I1 माइनस का 2I2 बराबर में 4। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। एंड गाइस अब तो ये खेल बच्चों वाला है, वो 3I1 है, वो तो इसको ऐसा करो ना, उसको डायरेक्ट नहीं हो रहा एलिमिनेशन, उसको कर दो किससे मल्टीप्लाई? 3 से।
तो कितना हो जाएगा बोलो, 12i1 15i2 बराबर 12। इसको कर दो 4 से। आपको ये मत कह देना कि ये भी सिखा दो, ये नहीं सिखाऊंगा बिल्कुल मैं, ठीक है। अब ये क्या होगा बोलो, कैंसिल हो जाएगा। अरे साइन चेंज क्यों नहीं करे, अरे साइन ऑलरेडी ऑलरेडी अलग है, ठीक है। बोलो कितना आएगा, 7i2 बराबर में 28। i2 की वैल्यू कितनी बोलो, 4 एम्पियर, तो i2 की वैल्यू है। अब i2 को कहीं भी पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, सो ये हो जाएगा माइनस का 4i1, 5i2 की जगह पे 4 आ गया बराबर में 4, माइनस का 4i1 प्लस में 20 बराबर 4, माइनस का 4i1 बराबर माइनस 16। i1 की वैल्यू अभी रेट में देना सेम आती है, वैसे सेम आ रही है इस बार। तो i1 भी 4 है और i2 भी कितना बोलो। सो फोकस करिएगा, इसका मतलब इस रास्ते पे कितना करंट चल रहा है, इस, हाँ ऐसा हो सकता है, इस ब्रांच में कितना करंट है 4, इस ब्रांच में कितना बोलो 4। इसका मतलब इस वाली ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो ही नहीं कर रहा होगा। सेटअप ही ऐसा है कि यहाँ पर कोई सर्किट में करंट फ्लो हो सकता है भाई, हाँ बिल्कुल छू सकते हैं, सही बात कर रहे हैं। अच्छा एक क्लास 1 मिनट फाइनल लूंगा, छुट्टी करूंगा फिर आप लोगों की मैं। मुझे तुम ये बताओ, मैं ना मेन तौर पर तुमसे बस एक बात कहूंगा, आज भले ही हमने ना कॉम्बिनेशन आज करा तो ज्यादा है हमने, काफी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा है, भले ही सिलेबस में नहीं है, बट आपको बेसिक्स पॉइंट्स पे पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर क्या होता है। सीरीज में पैरेलल में वो पॉइंट्स क्लियर है बच्चों, बातें नहीं करनी 2 मिनट बिल्कुल भी। सीरीज में पैरेलल में सारा पॉइंट क्लियर है तुम लोगों को। सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होती है, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिवाइड होता है, और ये नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हालांकि मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन कराए, कर लेना आपका मन करे तो, नहीं तो छोड़ देने को दिक्कत नहीं है। अब बात ये किरचॉफ का रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला रूल बोलो कैसे, जंक्शन रूल, दूसरा वाला कैसे बोलो लूप रूल। जंक्शन रूल में क्या होता है कि जितना करंट आता है उतना करंट बोलो क्या होता है, जाता है। और लूप रूल ये कहता है कि एक लूप के अंदर ना वोल्टेज ड्रॉप्स जो होते हैं वो नेट किसके बराबर होते हैं, नेट वोल्टेज के बराबर होते हैं। नहीं है बस इसमें, इसका मतलब सारी वोल्टेज का सम बोलो कितना होता है, 0। जैसे एक जंक्शन में सारे करंट्स का सम बोलो कितना होता है, 0 होता है ना। तो ये जंक्शन वाला तो बहुत सिंपल लगा होगा, और लूप वाले में मेरे को नहीं लगता कि जंक्शन ब्रांच लूप समझ में आने के बाद किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। अभी मैंने 2 कराए हैं, मैं ऐसे 8-10 क्वेश्चन कराने वाला हूं आप लोगों को, तो 2 में कुछ क्लैरिटी आई है कि कुछ नहीं करना सर, सर्किट में सबसे पहले क्या बनाने, करंट्स बनाने। क्या बनाने बोलो, करंट्स बनाने। सिखाऊंगा अभी और क्वेश्चन जल्दी क्लियर हो जाएगा फिर। तो सब में करंट बनाने हैं, उसके बाद अपने अकॉर्डिंगली लूप चूज करना है। लूप हमेशा ऐसा चूज करना है जो कि निकले पॉजिटिव में से बोलो क्या नेगेटिव। कोई ऐसा भी चूज करेगा आंसर उसका भी आएगा, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा पॉजिटिव नेगेटिव लीजिए, साइन ज्यादा से ज्यादा आपको पॉजिटिव मिलेंगे। क्लियर होता है कि नहीं होता। लूप बनाने के बाद इक्वेशंस तैयार करिए, कैसे तैयार करनी है, सारे आईआर जब जब आएंगे, मतलब जब जब रजिस्टर आएगा आईआर लेना है, और आईआर कब प्लस का लेना है कब माइनस का लेना है। अगर आपके लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में तो प्लस का लेंगे, और अगर पॉजिटिव बोल का लेंगे माइनस का। सारे आईआर का सम कितना कर देना है, 0 कर देना है। नहीं आया तो परसों जब नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे तो आप इतना पढ़ के आना। ग्रुप में कल की क्लास का मैं आपको मैसेज डालूंगा, ठीक है। अच्छा तो लड़के लोग आप लोगों को सुबह सुबह बुला लूं, 7 साढ़े 7 बजे आ जाओगे। प्रैक्टिकल के लिए बोल रहा हूँ मैं, लैब के लिए, ठीक है ठीक है।